आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं सुकुमार। मैं आपको साइंस रिवीजन का 7वां चैप्टर रिवीजन करा रहे हैं। ये चैप्टर बायोलॉजी का है। इससे पहले हमने केमिस्ट्री का 4 चैप्टर रिवीजन कराए थे। उसमें बायोलॉजी का भी हमने 2 चैप्टर ऑलरेडी रिवीजन करा दिए। यदि आप ये 6 चैप्टर का वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां से वीडियो 6 देख सकते हो। साइंस रिवीजन क्लास 10 फॉर बोर्ड एग्जाम 2026 प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। तो आज हमारा 7वां चैप्टर, तो साइंस रिवीजन का 7वां चैप्टर क्या है, जीव जनन कैसे करते हैं। तो आज हम इसकी चर्चा करेंगे। तो आपका बोर्ड एग्जाम पास में है, इसलिए आप तैयारी को फास्ट करिए, थोड़ा फास्ट करिए, ठीक है, फास्ट या फास्ट करिए। आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले जीव जनन कैसे करते हैं। जीव जनन कैसे करते हैं, जीव जनन कैसे करते हैं, जीव जनन कैसे करते हैं, हम लोग यही पढ़ने वाले हैं। जीव जनन कैसे करते हैं, राइट। इसकी चर्चा हम लोग करेंगे स्टी पॉइंट में, ठीक है। तो इसकी चर्चा करने से पहले यदि आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि आपका हर नोटिफिकेशन, हर अपडेट, हर चैप्टर के वीडियो आपको जल्द ही मिले आपके मोबाइल पे या लैपटॉप पे या स्मार्ट बोर्ड या टीवी पे। तो आगे बढ़ते हैं। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए अपने दोस्तों तक। तो हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? अध्याय 7, जीव कैसे जनन करते हैं, जीव कैसे प्रजनन करते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। जीव कैसे जनन करते हैं या जीव जनन कैसे करते हैं या जीव कैसे प्रजनन करते हैं, अंग्रेजी में हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। इससे पहले हमने जो चैप्टर आपको पढ़ाया था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, उसमें हमने पौधों का ऑर्गन्स का जो होते हैं इथिलीन, उसको हमने उसका फार्मूला गलत लिख दिया था, तो उसको हम यहाँ बता दे रहे हैं। उसका फार्मूला जो एथिलीन था, एथिलीन हार्मोन जो पौधे होते हैं, हमने 5 हार्मोन से बताया था, आप पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं 5 हार्मोन। लेकिन जो एथिलीन हार्मोन पौधे था वो फल को पकाने में सहायक होता है। तो एथिलीन का फार्मूला हमने गलत बताया था, तो उसका फार्मूला होता है C2H4, ठीक है, यानी C डबल बॉन्ड C और H एक इसका फार्मूला एथिलीन। आईपीसी नाम इसका क्या है? एथीन है। आईपीसी नाम क्या है इसका? आईपीसी नाम इसका एथीन है। आईपीसी नाम इसका एथीन है। आईपीसी नाम इसका क्या है? एथीन। लेकिन समान नाम इससे बोलते हैं इथिलीन। क्या बोला जाता है? इथिलीन। एथिलीन ये मार्केट में भी उपलब्ध है, फल को पकाने में सहायक होते हैं, इसलिए इस हार्मोन्स जो पौधों में होते हैं इसका इस्तेमाल पौधों में जो फल होते हैं उसे पकाने में सहायक होता है। मार्केट में होता है, जैसे केला जल्दी पकाना हो तो इसी एथिलीन का हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या है? इनके भी डबल बॉन्ड है तो असंतृप्त। तो आप पे जो हमने पिछले वीडियो में गलत फार्मूला बताया था, वो फार्मूला हमने क्या लिखा था, इसका स्क्रीनशॉट आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है, या स्क्रीनशॉट इस नंबर पे आप लोग दे सकते हैं। कौन सा? ऑप्शन नंबर 7052106210। ये ऑप्शनल नंबर है, यहाँ शेयर कर सकते हैं। सर आपने एथिलीन का फार्मूले गलत लिख दिया था, तो आप समझ सकते हैं कि वहां क्या हमने क्या फार्मूला जो हमने वहां लिखा था वो हमने नहीं लिखा। वो क्या गलत फार्मूला हमने लिखा था?
आप लोग शेयर कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, उस गलतियों को आप सुधार लेना, हम भी सुधार दिए हैं। तो हमारा अध्याय 7 में पढ़ते हैं कैसे प्रजनन करते हैं जीव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगर तुम्हें पढ़ना हो तो इसमें हम क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, हम इसको जाके आपको एक बार रिमाइंड करा देते हैं क्या क्या टॉपिक इसमें पढ़ना होता है। ठीक है, इसमें क्या क्या टॉपिक पढ़ना होता है, क्या क्या टॉपिक इसमें पढ़ना होता है। ठीक है, हम यहाँ रिमाइंड कराते हैं। ठीक है, एआई मोड पे आके ग्रोथ सर्कल। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, यही पढ़ने जा रहे हैं। ठीक, ठीक, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे इसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, क्या क्या पढ़ना है इसमें, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ठीक है, तो इसमें हमें पढ़ना है कोर कॉन्सेप्ट, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इंपॉर्टेंस क्या है, एग्जाम्पल क्या है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। ठीक है, इन सब की चर्चा हम अपने नेक्स्ट में करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में। तो आपको यहाँ देख सकते हैं ये है, यदि बात करें इसके ऑल माइंडसेट का। ठीक है, इसको हम रिमूव करते हैं। इसको रिमूव करते हैं। क्या पढ़ना है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गन। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन में आपके होते हैं, थोड़ा सही से दिखाने का प्रयास करेंगे ताकि देखे पूरा। ठीक, ये हमें कवर करना है इसमें। देखिए, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गन। ठीक है, इसमें हमें क्या क्या कवर करना है, इसमें कवर करना टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन, फैक्टर इफेक्टिंग रिप्रोडक्शन और एप्लीकेशन इन साइंस। इसका हम इसमें अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो इसके टाइप ऑफ सब पढ़ेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ईच टाइप। ठीक है, ये सब चीज हम इसमें चर्चा करेंगे। आगे बढ़ते हैं हम अपने स्लाइड पे। ठीक है, अब आ जाते हैं प्रजनन, रिप्रोडक्शन। प्रजनन क्या है, रिप्रोडक्शन। तो आगे बढ़ते हैं, रिप्रोडक्शन हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन। ठीक है, प्रजनन या वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीवित जीव एक ही प्रजाति के नए जीव उत्पन्न करना। यानी प्रजनन वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीवित जीव एक ही प्रजाति के नए जीव क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। जीव के अस्तित्व और वृद्धि के लिए प्रजनन आवश्यक है। जीव के अस्तित्व और वृद्धि के लिए प्रजनन आवश्यक है, क्योंकि अगर प्रजनन नहीं करेंगे इनकी प्रजातियां क्या हो जाएंगी, विलुप्त हो जाएंगे। आवश्यक है, किसी प्रजाति की आबादी में यदि जीव ऐसा नहीं करते हैं, किसी प्रजाति की आबादी में अगर जीव ऐसा नहीं करते हैं तो प्रजनन न करने पर उनकी आबादी घटती है। प्रजनन न करने पर उनकी आबादी घटती है, प्रजातियां विलुप्त होना, यानी घटते चले आए, एक ऐसा समय आगे प्रजातियां उनकी विलुप्त हो जाएंगे। इसलिए प्रजनन आवश्यक है। प्रजनन में प्रत्येक जीवधारी अपने, प्रत्येक पेड़ पौधे या जीवधारी अपने समान लक्षणों वाले
जीव या पौधों का निर्माण करते हैं, जन्म देते हैं। इस क्रिया को हम बोलते हैं प्रजनन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या जीव कार्बन प्रतियां बनाते हैं? क्या जीव कार्बन प्रतियां बनाते हैं? क्या जीव कार्बन प्रतियां बनाते हैं? तो हम चलिए बताते हैं। डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। अणु केंद्रक में मौजूद गुणसूत्र, केंद्रक में मौजूद गुणसूत्र स्थानांतरण के लिए जिम्मेदार है। केंद्रक में मौजूद गुणसूत्र स्थानांतरण के लिए जिम्मेदार होते हैं। माता पिता से लेकर संतानों तक के पात्रों का, माता पिता से लेकर संतानों तक के पात्रों का प्रजनन के दौरान प्रजनन कोशिकाएं, प्रजनन दौरान प्रजनन कोशिकाएं दो प्रतियां उत्पन्न करती हैं। प्रजनन कोशिकाएं दो प्रतियां उत्पन्न करती हैं। डीएनए जो दो कोशिकाओं में विभाजित होता है, डीएनए जो दो कोशिकाओं में विभाजित होता है, डीएनए की प्रतियां होंगी एक दूसरे के समान हो, एक दूसरे के समान हो लेकिन बिल्कुल एक जैसे ना हो, एक दूसरे के समान हो लेकिन बिल्कुल एक जैसे ना हो। इसलिए नया व्यक्तियों में अपने माता पिता, नया व्यक्तियों में अपने माता पिता से कुछ मामूली भिन्नता होती है। यह विभिन्नताओं और नई प्रजातियों के विकास का आधार है। यह भिन्नताओं और नई प्रजातियों का विकास है। तो इसका काम का डीएनए जो दो कोशिकाओं में विभाजित करता है। डीएनए की प्रतियां होंगी एक दूसरे के समान। डीएनए की प्रतियां क्या होंगी? एक दूसरे के समान होंगी लेकिन बिल्कुल एक जैसे, एक दूसरे के सिमिलर होंगे लेकिन बिल्कुल एक जैसे नहीं होंगे। सिमिलर कह सकते हैं, जैसे समरूप कह सकते हैं, लेकिन जाके एक समान नहीं होंगे। आकृति सेम हो सकती है लेकिन आकार समान नहीं हो सकते। तो समान हो लेकिन बिल्कुल एक जैसे ना हो। अगर देखो जैसे माता पिता और संतानें क्या हो सकते हैं? एक दूसरे के समान हो सकते हैं। माता पिता और संतानें एक दूसरे के समान हो सकते हैं लेकिन बिल्कुल एक जैसे नहीं हो सकते। यानी जैसे माता पिता और इससे संतान सेम टू सेम हूबहू नहीं हो सकते हैं। समान होंगे लेकिन बिल्कुल एक जैसे नहीं हो सकते। लेकिन नए व्यक्तियों में अपने माता पिता से कुछ मामूली भिन्नताएं होती है। यानी अपने माता पिता जो होंगे उनमें कुछ भिन्नताएं होती हैं। ठीक है, मामूली भिन्नताएं होती हैं या भिन्नताओं और नई प्रजातियों को विकास है। ठीक है, ऑर्गन्स। तो हम लोग पढ़ रहे हैं ऑर्गन्स, हाउ डू ऑर्गन रिप्रोड्यूस। ठीक है, इसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं, जीव जनन कैसे करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें विविधता का महत्व, विविधता क्या है इसका महत्व हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, विविधता क्या है इसका महत्व क्या पढ़ने वाले हैं? इसका महत्व। प्रजनन के दौरान डीएनए की प्रतिलिपि, प्रजनन के दौरान डीएनए की प्रतिलिपि बनना विभिन्न जीवों के शारीरिक संरचना को बनाए रखने और उन्हें विभिन्न जीवों के शारीरिक संरचना बनाए रखने और उन्हें वर्तमान वातावरण में जीवित रहने में मदद करता है। लेकिन तापमान, जलवायु, जल स्तर आदि में परिवर्तन के कारण वातावरण लगातार बदलता रहता है। यदि जीव स्वयं को वातावरण के इन परिवर्तन के अनुरूप ढाल नहीं पाते हैं, यदि जीव स्वयं को वातावरण के इन परिवर्तन के अनुरूप ढाल नहीं पाते हैं तो उनकी प्रजातियां विलुप्त हो जाती हैं। तो यानी हमारे क्या होती है? तापमान, जलवायु, जल स्तर बदलते रहते हैं। अगर ठंडे, गर्मी, बरसात में अपने आप को नहीं ढाल पाते हैं, ठंडे बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाते, बरसात, तो उनकी प्रजाति क्या हो जाएंगी? विलुप्त होती चली जाएंगे। यदि किसी प्रजाति के कुछ व्यक्तियों में भिन्नताएं पाई जाती हैं, यदि किसी प्रजाति कुछ व्यक्तियों में भिन्नताएं पाई जाती हैं तो वो पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों से बचने में सक्षम हो सकते हैं। तो वो पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों से बचने में सक्षम हो सकते हैं। इसलिए विभिन्न प्रजातियों के अस्तित्व और नई प्रजातियों के विकास के लिए प्रजातियों में
विविधता आवश्यक है। इसलिए विभिन्न प्रजातियों का अस्तित्व और नई प्रजातियों के विकास के लिए प्रजातियों में विविधता आवश्यक है। तो इसमें हमने समझा कि जो भी है, जितने भी जीवधारी हैं, मौसम तापमान के अनुसार अपने आप में परिवर्तन लाए, अपने आप में क्या करें, उनके अनुरूप ढाल लें। यदि उनके अनुरूप नहीं ढाल पाते हैं तो क्या होगी, उनकी प्रजातियां विलुप्त हो जाती। प्रजातियों को बनाए रखने की प्रक्रिया को विविधता का महत्व समझाया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा प्रजनन के प्रकार, जैसे हमने अभी एआई में सर्च किया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, लैंगिक प्रजनन, अलैंगिक प्रजनन। अब उसमें हम इसके प्रजनन के प्रकार देखेंगे। ठीक है, जीवित प्रणाली, जीवित प्रणालियों में प्रजनन के दो मुख्य प्रकार होते हैं। जीवित प्रणालियों में प्रजनन के दो मुख्य प्रकार होते हैं। पहला है अलैंगिक जनन। क्या है? अलैंगिक प्रजनन। ठीक है, इसमें लिखा असहवासिक प्रजनन, इसे बोलते हैं अलैंगिक। ठीक है, हम लिख देते हैं अलैंगिक प्रजनन। ठीक है, प्रजनन तो लिखा ही है। और दूसरा लैंगिक प्रजनन। तो जीवित प्राणियों में प्रजनन के दो मुख्य प्रकार होते हैं, अलैंगिक प्रजनन और लैंगिक प्रजनन। अलैंगिक को बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और लैंगिक बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अलैंगिक प्रजनन में यह हुआ प्रजनन है जिसमें एक ही जनक से नए जीव उत्पन्न होते हैं। एक ही जीव से नए जीव उत्पन्न होते हैं। यह वह प्रजनन है जिसमें एक ही जनक से नए जीव उत्पन्न होते हैं। ठीक है, एक ही जनक से नए जीव उत्पन्न होने मतलब ऐसे पेड़ पौधे जिनका निर्माण पत्तियों जड़ तना द्वारा होता है, यानी पत्ती जड़ तना द्वारा नए पौधे प्राप्त करते हैं, तो उसमें क्या होगा, अलैंगिक जनन होगा। यानी जैसे गुलहल का फूल, इसका डांट तुम काट के लगा दो, हो जाएगा। गुलाब का, इसमें भी क्या है, अलैंगिक जनन। ठीक है, एक अलैंगिक जनन, ये सब क्या है, अलैंगिक जनन जड़ तना पत्तियों द्वारा, यानी एक ही जनक की आवश्यकता है। ऐसे स्टार फिश, हाइड्रा, इसमें भी एक ही जनक की आवश्यकता है। इनके जितने बॉडी के पार्टिकल करेंगे उतने हमारे नए जीव बन के तैयार होंगे नए। ठीक है, समझ। अब लैंगिक प्रजनन देखते हैं। लैंगिक प्रजनन क्या है? यह वह प्रजनन है जिसमें दो जीव मिलकर एक नए जीव का जन्म देते हैं। तो लैंगिक प्रजनन क्या है? यह वह प्रजनन है जिसमें दो जीव मिलकर एक नए जीव का जन्म देते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पौधों में क्या होते हैं, एक लिंगी पौधे और दो लिंगी पौधे होता है। दो लिंगी पौधे जब नर पुष्प के पराग कर मादा पुष्प के अधिकार बन जाते हैं, तो यानी दो क्या होंगे, दो यहाँ आ गए, दोनों का जब निषेचन होगा, परागण होगा, तब एक नए फल का निर्माण करेंगे। इससे उसमें बीज बनेगा, बीज से नए पौधों का निर्माण होगा। यानी ऐसे कह सकते हैं, जिन पौधों का निर्माण बीजों द्वारा होता है उसमें अलैंगिक जनन होता है। जिन पौधों का निर्माण बीजों द्वारा होता है उसमें अलैंगिक जनन होता है। या ऐसे बोल सकते हैं, जिस जनन में नर और मादा के जननांग का होना आवश्यक है। जिन प्रजनन में नर मादा के जननांगों का होना आवश्यक है उससे हम बोलते हैं लैंगिक प्रजनन। जैसे नर पुष्प का जननांग क्या है? नर पुष्प का जननांग है पुंकेसर यानी पुंमंग, और मादा पुष्प का जननांग है क्या? स्त्री केसर जयांग, स्त्री केसर जयांग। इन दोनों के होना आवश्यक है, तो उससे बोलेंगे लैंगिक जनन। तो पुष्प क्या है? पौधों का जनन अंग है, यानी जननांग। पुष्प क्या है? पुष्प से क्या बनेंगे? फल बनेगा, फल से बीज बनेंगे, बीज से नए पौधे बनेंगे। यानी ऐसे कह सकते हैं, फूल से क्या बनेगा? फूल से फल बनेगा, फल से क्या बनेगा? फल से बीज बनेगा, बीज से क्या बनेगा? बीज से हमारा पौधा बनेगा। आप बताओ, ये नए पौधों का निर्माण कर रहे हैं,
किसके माध्यम से हो रहा है? फूल के माध्यम से। किसके माध्यम से? फूल के माध्यम से। तो इसे क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे पौधों का जनन अंग। ठीक है। इसी प्रकार जीव जंतुओं में नए जीव का निर्माण करने के लिए यदि माता पिता या नर मादा के जननांगों को होना आवश्यक है, उनके द्वारा नए संतानों की उत्पत्ति होती है, तो उसमें क्या कहेंगे? लैंगिक जनन। जैसे सभी जीवधारी क्या, स्तनधारी जीव जंतु क्या होते हैं, सभी में क्या होता है? लैंगिक जनन। स्टारफिश हाइड्रा को छोड़कर वो क्या है? अलैंगिक जनन। वो अपने एक ही जनक के द्वारा नए जीव का निर्माण कर देते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अलैंगिक प्रजनन। अलैंगिक प्रजनन कई प्रकार का होता है। अलैंगिक प्रजनन क्या होता है? कई प्रकार का होता है। तो इस प्रकार विखंडन, मुकुलन, पुनर्जनन, विखंडन 2 बार लिखा है, बीजाणु का निर्माण, वनस्पति का प्रसार। तो इस प्रकार हमारा होता है। तो डायग्राम भी कुछ लिखा है, देख सकते हो यहाँ पर डायग्राम भी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अमीबक है, ये हमारा परजीवी में ईस्ट का बनना, कोशिकाओं का निकलना, और ये क्या है? वनस्पतियों का प्रसार, और ये सब देख सकते हो। ठीक है। ये अलग अलग तरीके से है। ये क्या है? मुकुलन है। ठीक है। अलग अलग विधि से हम देख सकते हैं। ठीक है। यहाँ भी है, इस डायग्राम में आप समझ सकते हैं। मैंने ये बताना है, जिन नए पौधों का नवा जड़ तना पत्तियों द्वारा होता है उसे बोलते हैं अलैंगिक जनन। तो इसके पत्तियों द्वारा नए पौधे का निर्माण हो रहा है, तो इसमें क्या होगा? अलैंगिक जनन। ठीक है। अलग अलग तरीके से स्पाइगोराइया है। ठीक है। इसमें विखंडन होता है, स्पाइगोराइरा। तो इसमें क्या होता है? विखंडन होता है। आगे बढ़ते हैं। आगे विखंडन। अब विखंडन पढ़ते हैं। विखंडन एक अलैंगिक प्रजनन। विखंडन क्या है? एक अलैंगिक प्रजनन है, जिसके द्वारा एक कोशिकीय जीव विभाजित होकर 2 या 2 से अधिक नए जीव बनाता है। तो एक कोशिकीय जीव विभाजित होकर 2 या 2 से अधिक नए जीव बनाता है। विखंडन 2 प्रकार के होते हैं। विखंडन 2 प्रकार का होता है, द्विआधारी विखंडन और बहुविखंडन। द्विआधारी विखंडन और बहुविखंडन। अब इसमें हमारा क्या है? पहला क्या है? द्विआधारी विखंडन, यानी इससे बाइनरी गलत है। क्या है? गलत है। द्विआधारी विखंडन में क्या होगा? इस विधि में एक जीव विभाजित होकर 2 जीव बनाता है। इस विधि में एक जीव विभाजित होकर 2 जीव बनाता है। पहले केंद्रक विभाजित होकर 2 केंद्रक बनाता है। पहले केंद्रक विभाजित होकर 2 केंद्रक बनाता है, और फिर कोशिका द्रव्य विभाजित होकर 2 पुत्री कोशिकाओं बनाता है। तो कोशिका द्रव्य विभाजित होकर 2 पुत्री कोशिकाएं बनाता है। उदाहरण के लिए अमीबा पैरामीशियम आदि। ये क्या है? इसमें क्या होता है? द्विआधारी विखंडन होता है। क्या होता है? द्विआधारी विखंडन। यदि आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं जो हमने पढ़ा है, तो टेलीग्राम चैनल पे आप जाइएगा, वहां ऐसे लिखिएगा, ऐसे सुनसान क्लास, ऐसे विदाउट स्पेस के लिखेंगे तो आपका टेलीग्राम चैनल आ जाएगा। वहां इसको पढ़ाने के बाद हम इसका पीडीएफ अपलोड कर देंगे, आप वहां से पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। बहुविखंडन क्या है? इस विधि में एक जीव कई पुत्री कोशिकाओं में विभाजित होते हैं। इस विधि में एक जीव कई पुत्री कोशिकाओं में विभाजित होता है। उदाहरण के लिए प्लाज्मोडियम मलेरिया का परजीवी, यानी एक ही जीव कई पुत्री कोशिकाओं को विभाजित करता है, तो मलेरिया परजीवी। ठीक है। मलेरिया परजीवी जैसे मादा मच्छर होते हैं ना, वही है इसका। ठीक है। इस प्रकार हम पढ़ रहे हैं। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो इस टेलीग्राम चैनल पे जाइए, आपको वहां पीडीएफ इसका मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अंकुरण। दूसरा क्या है? अंकुरण। क्या है? अंकुरण। इस विधि में
इस विधि में जीव के शरीर पर एक कली जैसी संरचना बनती है। इस विधि में जीव के शरीर पर एक कली जैसी संरचना बनती है। फिर यह कली विकसित होकर एक नए जीव का रूप ले लेती है। ठीक है, विकसित होकर नए जीव का रूप ले लेती है। यह एक जीव है। फिर यह अपने जनक से अलग होकर एक स्वतंत्र जीव बन जाता है। उदाहरण के हाइड्रा और खामीर आदि। ठीक है, ये क्या करते हैं, इसमें क्या होती है, इस जीव के शरीर पर एक कली जैसी संरचना बनती है। फिर यह कली विकसित होकर एक नए जीव का रूप ले लेती है और यह जीव अपने जनक से अलग हो जाती है, स्वतंत्र बन जाती है। उदाहरण के लिए हाइड्रा और खामीर। ठीक है, इस प्रकार देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे पुनर्जनन क्या है? पुनर्जनन, ठीक है, इस विधि में यदि किसी जीव के शरीर का कोई भाग कट जाए या टूट जाए तो वह एक नए जीव के रूप में विकसित हो सकता है। उदाहरण के लिए हाइड्रा, प्लेनेरिया, स्टारफिश, हमने पहले ही बता दिया। तो यानी इस विधि में यदि किसी जीव के शरीर का कोई भी भाग, किसी भी जीव का शरीर का कोई भाग कट के या टूट के अलग हो जाए, जैसे ये शरीर का भाग कट के टूट कर अलग हो जाए तो एक नए जीव का रूप लेती है, विकसित हो जाती है। जैसे हाइड्रा और प्लेनेरिया और स्टारफिश या तारा मछली। तो ये क्या करते हैं, अपने भाग को टूटते हैं और नए जीव का निर्माण एक कर देते हैं। इनका जितना शरीर कितने भाग करोगे, इतने टुकड़े करोगे, इतने नए जीव का निर्माण बन जाएगा विकसित होकर। ठीक है, तो इससे हम बोलते हैं पुनर्जनन। क्या बोलते हैं? पुनर्जनन। ठीक है, पुनर्जनन। आगे बढ़ते हैं। विखंडन क्या है? विखंडन पढ़ते हैं। इस विधि में एक सरल बहुकोशिकीय जीव का शरीर परिपक्व होने पर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। तो इस विधि में एक सरल बहुकोशिकीय जीव का शरीर परिपक्व होने पर, जीव का शरीर क्या होते हैं, परिपक्व होने पर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। परिपक्व होने पर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है और प्रत्येक टुकड़ा नए जीव में विकसित हो जाता है। जैसे स्पाइरोगाइरा। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये बहुकोशिकीय जो होते हैं शरीर का परिपक्व होने पर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं और प्रत्येक टुकड़ा नए जीव में विकसित हो जाते हैं। इस क्रिया को हम बोलते हैं विखंडन, अलैंगिक प्रजनन। ठीक है, जैसे स्पाइरोगाइरा। ठीक है, इसका विखंडन डायग्राम बना देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। बीजाणु निर्माण क्या है? इस विधि में स्पोरेंगिया नामक संरचनाएं बीजाणु नामक छोटी छोटी कोशिकाओं उत्पन्न करते हैं। बीजाणु नामक छोटी छोटी कोशिकाएं उत्पन्न करती है। जब ये बीजाणु किसी नम सतह के संपर्क में आते हैं, तो वो नए जीवों में विकसित हो जाते हैं। उदाहरण के लिए राइजोपस, म्यूकोर, पेनिसिलियम आदि। ये क्या कहते हैं, बीजाणु निर्माण। तो इनके क्या कहते हैं, इस विधि में स्पोरेंगियो नामक संरचना बीजाणु नामक छोटी छोटी कोशिकाएं उत्पन्न करती हैं। जब ये बीजाणु किसी नम सतह के संपर्क में आते हैं, तो वो नए जीव में विकसित हो जाते हैं। उदाहरण के राइजोपस, म्यूकोर, पेनिसिलियम आदि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नोट करते रहिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक नोट कर लीजिए। यदि नहीं नोट कर पाते हैं तो टेलीग्राम चैनल पे इसका PDF है, वहां से आप पढ़ सकते हैं। वनस्पति प्रवर्धन। ठीक है,
यदि आप और अच्छे से नोट्स पढ़ना चाहते हैं तो ये भी टेलीग्राम पे ये नोट्स आपका उपलब्ध है। तो बोर्ड परीक्षा की तैयारी इसमें है कि बोर्ड परीक्षा में कैसे लिखें, पूरा हैंड टू हैंड राइटिंग द्वारा डायग्राम वायग्राम सब बना है। इसमें गूगल इमेज एक भी नहीं है। जितने भी बायोलॉजी या फिजिक्स के डायग्राम है सब क्या है, हमारे क्या हाथों द्वारा बनाए गए हैं। इसमें कोई भी अलग से नहीं बना है। ठीक है, जैसे आप जो चैप्टर अभी पढ़ रहे हैं, यही पढ़ रहे हैं ना, तो इसमें देखो पुष्प है, इसका डायग्राम हाथों द्वारा बना है। ठीक है, तो किस प्रकार तैयारी कर सकते हैं। और जब हम अभी पढ़ रहे हैं, देखो क्या पढ़ रहे हैं, यही पढ़ रहे हैं ना, ये सब बहुखंडक जनक यही हम लोग पढ़ रहे हैं ना। ये देखो सब ये डायग्राम हैंड टू हैंड राइटिंग बना है। तो आप ये पत्तियों द्वारा जिन पत्तियों का निर्माण होता है, देखो पत्ती द्वारा नए पौधों का निर्माण, तो ये सब हैंड टू हैंड राइटिंग है। इस नोट्स में पढ़ सकते हैं। ये भी नोट्स क्या है टेलीग्राम चैनल पे, तो वहां से आप इसे पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, वनस्पति प्रवर्धन। इसमें क्या होता है, इस विधि में नए पौधे के वनस्पति भाग जैसे जड़, तना या पत्ती से उत्पन्न किए जाते हैं। जड़, तना, पत्ती से उत्पन्न किए जाते हैं। उदाहरण के लिए जड़ों से धान, शकरकंद। जड़ों से क्या होता है, धान और शकरकंद। तने से आलू, अदरक, पत्ती से, ये हमने पहले बता दी, जिन पौधों का निर्माण जड़, तना, पत्तियों द्वारा होता है उससे अलैंगिक जन्म बोलते हैं। उसमें हम लोग कौन अलैंगिक जन्म पढ़ेंगे, वनस्पति प्रवर्धन, वनस्पति प्रवर्धन। ठीक है, ठीक है। तने से क्या होंगे, जड़ों से धान, शकरकंद, तने से आलू, अदरक, पत्ती से बरायोफिलम और बेगोनिया। ठीक है, बरायोफिलम और बेगोनिया, ये क्या है, पत्ती से हो जाते हैं। तने से आलू और अदरक, जड़ों से धान और शकरकंद। ठीक है, आगे बढ़कर वनस्पति प्रजनन द्वारा उगाए गए पौधे। वनस्पति प्रजनन द्वारा उगाए गए पौधे बीज से उगाए गए पौधों की तुलना में जल्दी फूल और फल देते हैं। यह गुलाब, चमेली, केला आदि जैसे गुलाब, चमेली, केला आदि जैसे बीज रहित पौधे के प्रजनन में भी सहायक होता है। ठीक है, तो वनस्पति प्रजनन द्वारा उगाए गए पौधे, वनस्पति प्रजनन द्वारा उगाए गए पौधे बीज से उगाए गए पौधों की तुलना में जल्दी फूल और फल देते हैं। जल्दी फूल और फल देते हैं, यानी जो हमारे अलैंगिक प्रजनन होंगे, जो जड़, तना, पत्तियों द्वारा पौधों का निर्माण होगा, वो जल्दी फल फूल देंगे। जैसे गुलाब, चमेली, केला आदि जैसे बीज रहित पौधे हैं, आज जैसे बीज रहित पौधों के प्रजनन में भी सहायक है। पौधों की वनस्पति वृद्धि कृत्रिम रूप से कलम लगाकर भी की जा सकती है। पौधों की वनस्पति वृद्धि कृत्रिम रूप से कलम लगाकर भी की जा सकती है। परत चढ़ना, ग्राफ्टिंग करना, यानी पहला क्या, परत चढ़ना या ग्राफ्टिंग करना। ग्राफ्टिंग करना आप लोग जानते हैं कि उसका कलम करके हम लोग दूसरी जड़ किसी और का और शेष किसी और का, तो हम ग्राफ्टिंग करके उसे जोड़ देते हैं। तो इस तरीके से हम पढ़ सकते हैं। आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा, आपको हैंड टू हैंड पीडीएफ भी मिल जाएगा। ठीक है, ये पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हो, ये पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हो। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे है, क्या है, टेलीग्राम चैनल पे ये पीडीएफ है। ठीक है, इससे हम बोलते हैं वनस्पति प्रवर्धन बोलते हैं, कायिक प्रवर्धन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कायिक प्रवर्धन बोलते हैं। तो कायिक प्रवर्धन, पत्ती देखो लिखा है ना, पत्ती, ये भी नोट्स आपको टेलीग्राम में है। तो कायिक प्रवर्धन बहुत से पौधे में उनके कायिक भाग जैसे पत्ती, तना, जड़, टहनी उपयुक्त परिस्थितियों पाकर एक नए पौधे में बदल जाते हैं, उससे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार आप पढ़ सकते हैं। और मुकुलन इसके पहले आपको बताया गया, मुकुलन हमारा, मुकुलन ए था, कहाँ गया, मुकुलन ए है, क्या है, ये हमारा क्या है, मुकुलन है। मुकुलन को हम बोलते हैं पुनर्जनन, तो ये मुकुलन है, क्या है, मुकुलन। ठीक है,
तो इस नोट्स में आपको सारे हैंड टू हैंड राइटिंग डायग्राम बना है, तो आप ये नोट्स टेलीग्राम चैनल पे प्राप्त कर सकते हैं, प्रिंट करा के उससे पढ़ सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। आपने हाथ विधि दिख रहा है अलैंगिक जनन का। अब आगे बढ़ते हैं, भी हमने बता दिया। आगे बढ़ते हैं, पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन। आप यहाँ से इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको चल रहा है, पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन। ठीक है, आप थोड़ा देखिए, हम देख लेते हैं वीडियो ऑन है कि नहीं है। चलिए, आप पढ़ने जाना पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन, तो इसको हम कंटिन्यू करते हैं, बने रहिए वीडियो के साथ। पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन, पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन। फूल के प्रजनन अंग, फूल क्या है? पौधों का जननांग है, यानी जनन अंग है। तो फूल के प्रजनन अंग देखते हैं क्या क्या है। फूल के प्रजनन, पुंकेसर और स्त्री केसर फूल के प्रजनन अंग है। पुंकेसर और स्त्री केसर फूल के प्रजनन अंग है। पुंकेसर नर पुष्प का जनन अंग है और स्त्री केसर मादा पुष्प के प्रजनन अंग है। ठीक है, पुष्प केसर यह नर का प्रजनन अंग है, या परागकणों का उत्पादन करता है। यह किसका उत्पादन करता है? परागकणों का उत्पादन करता है। तो पुंकेसर, पुष्प केसर या पुंकेसर, पुष्प केसर या पुंकेसर यह नर का प्रजनन अंग है या परागकणों का उत्पादन करता है। किसका? परागकणों का उत्पादन करता है। ठीक है, पराग केसर रखने वाला, पराग केसर रखने वाला फूल का जिसमें नर जनन कोशिका, फूल का जिसमें नर जनन कोशिका नर युग्मक होता है, जिसमें नर जनन कोशिका नर युग्मक होता है। स्त्री केसर यानी मादा प्रजनन अंग है। स्त्री केसर क्या है? मादा प्रजनन अंग है, या अंडार उत्पन्न करता है। या क्या उत्पन्न करता है? अंडार उत्पन्न करता है। अंडाशय जिसमें मादा जनन कोशिका मादा युग्मक होती है। अंडाशय जिसमें मादा जनन कोशिका मादा युग्मक होती है, तो इससे हम अंडाशय, और इससे क्या बोलेंगे? परागकोश रखने वाला, परागकोश रखने वाला फूल का परागण, परागकण क्या है? परागकण, इसे परागकण लिख सकते हैं। ठीक है, तो नर जनन कोशिकाओं नर युग्मक होती है, तो किसमें होती है? परागकण में। क्या होती है? परागकण, जिसमें नर जनन कोशिका नर युग्म होती है, और अंडाशय में जिसमें मादा जनन कोशिका मादा युग्म होते हैं। तो हमारे क्या होते हैं जो भाग होते हैं? जब देखो, पुंकेसर क्या है? नर पुष्प का भाग है, नर पुष्प। जब कई पुंकेसर मिलते हैं तो उससे बोला जाता है पुंमंग। तो पुंकेसर के कई भाग होते हैं। पुंकेसर का जो हमारा परागकण होते हैं, परागकण में क्या होते हैं? नर युग्म होते हैं। परागकण में क्या होते हैं? नर युग्म होते हैं। और स्त्री केसर जब कई मिलते हैं तो उससे बोला जाता है जयांग। स्त्री केसर जब कई मिलते हैं तो उससे बोला जाता है जयांग। जयांग और स्त्री केसर में क्या होते हैं? अंडाशय। तो अंडाशय क्या है? मादा युग्मक है। तो ये क्या है? पौधों का। आप देखते हैं इसके विभिन्न भाग होते हैं। ये क्या है? ये क्या है? बाह्यदल। इससे क्या बोलते हैं? ग्रीन वाला जो है इससे बोलेंगे बाह्यदल। क्या बोलेंगे? बाह्यदल। इसे बोलते हैं बाह्यदल, बाह्यदल। ठीक है, और इसे क्या बोलते हैं? दल। जो कलरफुल है इससे क्या बोलते हैं? दल। और ये जो है इससे बोलते हैं स्त्री केसर। इसे बोलते हैं स्त्री केसर, और इससे बोलते हैं पुंकेसर। क्या बोलते हैं? पुंकेसर। ठीक है, पुंकेसर। आप देखिए, जब इकट्ठे हो जाते हैं सबको मिला के इससे बोला जाता है जयांग। इकट्ठे हो जाएंगे इससे क्या बोला जाएगा? जयांग, जयांग। ठीक है, और जब इकट्ठे हो जाएंगे इससे बोला जाएगा पुंमंग। इनके पुंज को पुंमंग बोलते हैं। पुंकेसर के पुंज को पुंमंग बोलते हैं। स्त्री केसर के पुंज को जयांग बोलते हैं। तो स्त्री केसर क्या है? मादा पुष्प जनन अंग, और पुंकेसर क्या है? नर पुष्प के जननांग। यदि मादा पुष्प के जनन अंग और नर पुष्प के जनन अंग एक ही पुष्प में पाए जाते हैं तो वो कहलाता है द्विलिंगी पुष्प। क्या कहलाता है? द्विलिंगी पुष्प।
यदि अलग अलग पुष्प पाए जाते हैं तो वो बोला जाता है एक लिंगी पुष्प। ठीक है, एक लिंगी पुष्प। ठीक है, आप इसी हमारे, ठीक है, इसी इसके 3 भाग होते हैं, वटका, वटकाग्र और अंडाशय। वटका, वटकाग्र और अंडाशय। तो अब देखें वटकाग्र ना, अब इस अंडाशय में क्या होगा, बीजांड होगा। क्या होगा, बीजांड होगा। तो बीजांड में ही क्या होते हैं, हमारा निषेचन संपन्न होता है। तो निषेचन के पश्चात परागण के पश्चात ये अंडाशय किसमें बदल जाएंगे, फल में, और वो बीजांड बीज में बदल जाएंगे। ठीक है, अब रहे ये क्या है, पुंकेसर। पुंकेसर क्या होते हैं, एक पूतंत होता है, एक योजी होता है, एक परागकोश होता है। परागकोश में क्या, एक पूतंत है, एक योजी है, एक क्या है, परागकोश है। तो परागकोश में क्या होते हैं, परागकण होते हैं। जब परागकण नर पुष्प के परागकण मादा पुष्प के वटकाग्र से होते हुए अंडाशय में पहुंचते हैं। ठीक है, अंडाशय में पहुंचते तो इसका क्या हो जाता है, परागण हो जाता है। परागण होते ही ये सब जो अंडाशय फल में बदल जाते हैं और बीजांड बीज में बदल जाते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ और है, थोड़ा और इससे विस्तार करते हैं। ठीक है, अब आते हैं परागण देखते हैं। क्या देखते हैं, परागण। परागण की चर्चा हमने कर, परागण यानी फर्टिलाइजेशन, निषेचन इसे कह सकते हैं। ठीक है, तो परागण, परागण क्या है, परागकणों का परागकोश से, परागकणों का परागकोश से फूल के वटकाग्र तक स्थानांतरण कहलाता है। ठीक है, परागकणों का परागकोश से फूल के वटकाग्र यानी मादा पुष्प के वटकाग्र तक स्थानांतरण कहलाता है। तो परागण क्या है, परागण हमारा परागकणों का परागकोश से मादा पुष्प के वटकाग्र तक स्थानांतरण। मादा पुष्प के, यहां लिख सकते हैं मादा पुष्प, मादा भाग, मादा भाग के वटकाग्र तक स्थानांतरण कहलाता है परागण। यह हवा, पानी या कीटों द्वारा होता है, या हवा, पानी या कीटों द्वारा होता है। ठीक है, तो जैसे एक लिंगी पुष्प है तो उसमें क्या होगा कि हमारे हवा, पानी, कीटों द्वारा होगा। यदि परागकण एक ही फूल के परागकोश के वटकाग्र तक स्थानांतरित होते हैं, यदि परागकण नर पुष्प के परागकण, नर पुष्प के परागकण एक ही फूल के परागकोश से मादा पुष्प के वटकाग्र तक स्थानांतरण होते हैं, वटकाग्र तक स्थानांतरण होते हैं, तो यह स्वपरागकण कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं, स्वपरागकण। और यदि परागकोश एक फूल के परागकोश से दूसरे फूल के वटकाग्र तक स्थानांतरित होता है तो इससे परपरागण कहते हैं। परागण कीट, हवा, पानी आदि के द्वारा होता है। तो यहाँ कहने के तात्पर्य है, परागण 2 प्रकार के होते हैं, एक स्वपरागण, एक परपरागण। एक स्वपरागण, एक परपरागण। यदि नर पुष्प का परागकण, नर पुष्प का परागकण मादा पुष्प के वटकाग्र में पहुंचते हैं, या जिस पुष्प का, नर पुष्प का परागकण उसी पौधे के किसी भी पुष्प के वटकाग्र में पहुंचते हैं तो स्वपरागण कहलाता है। यानी एक इसमें होगा, 2 लिंगी पुष्प में होगा। यदि जब नर पुष्प के परागकण, नर पुष्प परागकण अपने ही फूल या अपने ही पौधे के किसी फूल के मादा पुष्प के वटकाग्र में पहुंचते हैं तो उसे बोलते हैं स्वपरागकण। यदि यही नर पुष्प के परागकण किसी अपने ही जात के दूसरे पौधे के मादा पुष्प के वटकाग्र में पहुंचते हैं तो उसे बोलते हैं परपरागकण। एक कीट हवा के द्वारा होता है। जैसे हवा चली, नर पुष्प का परागकण, नर पुष्प का परागकण कहाँ जाएंगे, मादा पुष्प के वटकाग्र में गिरेंगे, तो वहां इनका क्या हो जाएगा, निषेचन हो जाएगा। इसे बोलते हैं परपरागण। जैसे यहाँ स्वपरागकण के लिए यहाँ डायग्राम देखो, इससे क्या, नर पुष्प परागकण अपने ही मादा पुष्प के वटकाग्र में गिरते हैं, अपने ही मादा पुष्प के वटकाग्र, अंडाशय 3 भाग होते हैं ना, वटकाग्र में गिरते हैं तो हमारा स्वपरागकण। या अपने ही पौधे किसी फूल में गिरते हैं तो स्वपरागकण। यही परपराग के बात की जाए, जब एक लिंगी पुष्प होंगे, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, नर पुष्प के परागकण पे क्या बैठे, कीट या हवा या तितली
देखो तितली बैठे, तो इसके शरीर में, तितली के शरीर में क्या होगी, परागकण चिपक जाएंगे। अब यही जब तितली मादा पुष्प के पे बैठेगी तो इसके जो परागकण इसके शरीर पे लगे हैं वही परागकण मादा के वटकाग्र में गिर जाएंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, पर परागकण। तो हमारा एक क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन, परागण या निषेचन हो जाएगा। ठीक है, तो जब निषेचन हो जाएगा, जो मादा पुष्प का अंडाशय किसमें बदल जाएगा, फल में बदल जाएगा, और जो बीजांड है किसमें बदल जाएगा, बीज में। और जो बाह्य दल हैं ये क्या करेंगे, मुरझा के गिर जाएंगे। क्या होंगे, मुरझा के सूख के गिर जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार हम स्वपरागकण परपरागकण पढ़ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे निषेचन। निषेचन क्या है, निषेचन परागकण के वटकार पर पहुंचने के बाद एक पराग नलिका उत्पन्न करता है। तो परागकण के वटकार पर पहुंचने के बाद यह एक पराग नलिका उत्पन्न करता है जो शैली से होकर अंडाशय और बीजांड में प्रवेश करते हैं। अंडाशय बीजांड कहाँ है, मादा पुष्प के अंडाशय में क्या होते हैं, बीजांड होते हैं। क्या होते हैं, बीजांड में प्रवेश करती है। तो जो शैली से होकर, तो इसी नलिका से होकर अंडाशय और बीजांड प्रवेश करती हैं। बीजांड में नर जनन कोशिका, बीजांड क्या होता है, नर जनन कोशिका, नर युग्मक और मादा जनन कोशिका। बीजांड क्या होता है, नर जनन कोशिका और नर जनन कोशिका नर युग्मक, मादा जनन कोशिका मादा युग्मक। तो बीजांड क्या होगा, नर जनन कोशिका नर युग्मक, मादा जनन कोशिका मादा युग्मक के साथ मिलकर, तो यहाँ नर युग्मक मादा युग्मक के साथ मिलकर युग्म नज बनाती हैं। मिलकर क्या बनाती हैं, युग्म नज बनाती हैं। इस प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। इस प्रक्रिया क्या कहते हैं, निषेचन। जब क्या होगी, होकर परागकण के वटकार, नर पुष्प के परागकण मादा पुष्प के वटकार में पहुंचते हैं तो यह एक पराग नलिका उत्पन्न करती है। तो पराग नलिका सोकर अंडाशय और बीजांड में प्रवेश करती है। बीजांड में नर जनन कोशिका नर युग्म, नर जनन कोशिका नर युग्म, मादा जनन कोशिका मादा युग्म के साथ मिलकर युग्म नज बनाते हैं, युग्म नज बनाती है। इस प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। ठीक है, निषेचन के बाद युग्मज कई बार विभाजित होकर भ्रूण बनाता है। तो निषेचन कई बार युग्मज, निषेचन के बाद युग्मज कई बार, निषेचन के बाद युग्मज कई बार विभाजित होकर, युग्मज का नर युग्म और मादा युग्म को मिलने से क्या होता है, युग्म नज बनता है। कई बार विभाजित होकर, निषेचन के बाद युग्मज कई बार विभाजित होकर भ्रूण बनाता है। भ्रूण जो बाद में विकसित होकर, भ्रूण जो यानी जायगोट, भ्रूण जो बाद में विकसित होकर निम्न में बदल जाते हैं। निम्न में बीज और या अंडाशय विकसित होता है। तो बीजांड किसमें बदल जाएंगे, बीज में, और अंडाशय किसमें विकसित हो जाएंगे, फल में। ये हमने आपको पहले ही बताया। तो यानी स्वपरागकण और परपरागकण। यदि नर पुष्प के परागकण अपने ही पुष्प के मादा पुष्प, जब नर पुष्प के परागकण अपने ही पुष्प के मादा भाग के वटकार में पहुंचते हैं या अपने ही पौधे किसी मादा के भाग में पहुंचते हैं तो स्वपरागकण। ठीक है, यदि यही जब नर पुष्प के परागकण अपने ही जात किसी दूसरे मादा पुष्प के वटकार में पहुंचते हैं तो परपरागकण। ठीक है, तो दो प्रकार हो गए। अब इसमें जब पहुंचते हैं तो क्या करती हैं, एक पराग नलिका उत्पन्न करती है। तो पराग नलिका से होकर हमारा जो परागकण अंडाशय और बीजांड में प्रवेश करते हैं, तो बीजांड में नर जनन कोशिका नर युग्म तथा मादा जनन कोशिका मादा युग्म साथ मिलकर युग्म नज बनाती हैं। इस प्रक्रिया को कहते हैं निषेचन। अब इसको निषेचन के बाद युग्मज कई बार विभाजित होता है, होकर भ्रूण बनता है। कई बार युग्म नज कई बार विभाजित होकर भ्रूण बनता है। भ्रूण के बाद यह विकसित होकर अंडाशय फल में बदल जाते हैं और बीजांड बीज में बदल जाते हैं। ठीक है, ये पराग के दाने। अब देखो यहाँ ये क्या है, पराग के दाने। अब एक कलंक और शैली पराग नली। ठीक है, ये अंडाशय, भ्रूण थैली, माइक्रोपाइल, ध्रुवी नाभिक और अंडाशय। ठीक है, अब जब यहाँ पहुंचेंगे तो अंडाशय किसमें बदलेगा, फल में निषेचन होने के बाद, और ये क्या हमारा बीजांड बीज में बदल जाएगा। ठीक है, बीजांड किसमें बदल जाएगा,
बीज में। आप इसे नोट करिए। पानी पी लेते हैं थोड़ा। बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। अब हमने पौधों देख लिया, अब हम देखेंगे मनुष्य में प्रजनन। क्या? मनुष्य में प्रजनन, ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक है। पुरुष प्रजनन तंत्र क्या है? पुरुष प्रजनन तंत्र, पुरुष प्रजनन तंत्र हम इसे देखते हैं। थोड़ा पानी पी लेते हैं। ठीक है, मनुष्य में प्रजनन में हम पहले देखते हैं पुरुष प्रजनन यानी मेल जेनिटलिया, ठीक है। इसकी बात करते हैं। पुरुष प्रजनन प्रणाली में शामिल है, पुरुष प्रजनन प्रणाली में शामिल है विसरण। क्या शामिल है? विसरण। क्या शामिल है? विसरण एक जोड़ा, ठीक है। विसरण एक जोड़ा जो नर प्रजनन कोशिकाओं का उत्पादन करती है, ठीक है। तो विसरण टेस्टिल विसरों का एक जोड़ जो नर प्रजनन कोशिकाओं का उत्पादन करते हैं। नर प्रजनन कोशिकाओं का मतलब है जो मनुष्य शरीर का निर्माण हुआ दो लैंगिक कोशिकाओं से निर्माण हुआ। किससे? अंडार और शुक्राणु। दो लैंगिक कोशिकाओं से मनुष्य, दो लैंगिक कोशिकाओं के मिलने से मनुष्य शरीर का निर्माण हुआ है। अंडार और शुक्राणु। अंडार का मादा, अंडार की प्राप्ति मादा जनन तंत्र से होता है और शुक्राणु की प्राप्ति नर जनन तंत्र से होता है। तो हमारा वही कह रहा है कि विसरण का एक जोड़ा जो नर प्रजनन कोशिकाओं का उत्पादन करती है, यानी जो नर प्रजनन कोशिकाएं क्या है? शुक्राणु। नर प्रजनन कोशिका क्या है? शुक्राणु है। तो उस शुक्राणु का उत्पादन कौन करती है? विसरण करती है, जिन्हें कहा जाता है शुक्राणु, जिन्हें कहा जाता है शुक्राणु। और जिन्हें कहा जाता है शुक्राणु और हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। और क्या करती हैं? हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। इसमें क्या होती हैं? टेस्टोस्टेरोन भी होते हैं। टेस्टोस्टेरोन क्या होता है? हमारा द्वितीयक लैंगिक लक्षण एवं आरंभ की शुरुआत होती है। जैसे क्या क्या इसमें हो सकते हैं? जैसे लड़के जब किशोर अवस्था में पहुंचते हैं 11 से 19 वर्ष के बीच में, तो इसमें क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन बनना स्टार्ट होता है। टेस्टोस्टेरोन की वजह से इनका द्वितीय आरंभ होता है एवं आरंभ हो जाता है लैंगिक लक्षण, द्वितीय लैंगिक लक्षण। इसमें क्या होते हैं? आवाज का भारी होना, दाढ़ी मूछें आना, ठीक है, जनांगों पर बाल आना तथा शुक्राणुओं का निर्माण होना स्टार्ट हो जाता है। यह थैली जैसी संरचना में समाहित होता है, यह थैली जैसी संरचना में समाहित होता है, जिन्हें कहा जाता है अंडकोश। यह थैली जैसी संरचना में समाहित होता है, जिन्हें कहा जाता है अंडकोश, ठीक है। प्रत्येक विसरण में एक नली निकलती है, प्रत्येक विसरण में एक नली निकलती है, प्रत्येक विसरण में एक नली निकलती है, जिन्हें कहा जाता है वास डिफरेंस। क्या कहा जाता है? वास डिफरेंस। यह इसमें शामिल हो जाता है, यह इसमें शामिल हो जाता है मूत्रमार्ग यूरेथ्रा। मूत्रमार्ग एक मांसपेशी अंग है। मूत्रमार्ग क्या है? एक मांसपेशी अंग है में घिरा होता है। तो मूत्रमार्ग एक मांसपेशी अंग में घिरा होता है, मांसपेशी अंग में घिरा होता है, जिसे कहा जाता है लिंग, यानी जिसे कहा जाता है पेनिस। तो मांसपेशी अंग में घिरा होता है जिसे कहा जाता है लिंग या पेनिस। इसमें एक खुला स्थान है, इसमें एक खुला स्थान है जिसे कहा जाता है जननांग छिद्र। इसमें एक खुला स्थान है जिसे कहा जाता है जननांग छिद्र। शुक्री पुटकिया और प्रोस्टेट ग्रंथियां, शुक्री पुटकिया और प्रोस्टेट ग्रंथियां ये ऐसे तरल पदार्थ उत्पन्न करती हैं, ये ऐसे तरल पदार्थ उत्पन्न करते हैं जो पोषण प्रदान करते हैं, जो क्या करते हैं? पोषण प्रदान करते हैं और शुक्राणु की गति में सहायता करते हैं। क्या करते हैं? शुक्राणु की गति में सहायता करते हैं, सहायता करते हैं, ठीक है। तो शुक्राणु पुटकिया और प्रोस्टेट ग्रंथियां ये ऐसे तरल पदार्थ उत्पन्न करते हैं जिससे हम क्या बोलते हैं? बीड।
ऐसे तरह पदार्थ उत्पन्न करते हैं जिससे हम क्या बोलते हैं, बीज जो पोषण प्रदान करते हैं और शुक्राणु की गति में सहायता करते हैं। शुक्राणु का निर्माण क्या हुआ, विस्तरण में दो विस्तरण होते हैं, एक जोड़ा विस्तरण होता है, उसमें क्या निर्माण होता है, शुक्राणु। तो इनकी क्या करते हैं, शुक्राणु की गति में सहायता करते हैं। तो हमारा क्या होते हैं, यानी जो प्रोस्टेट ग्रंथियां और शुक्रीय पुट क्या है, एक तरह पदार्थ उत्पन्न करते हैं, उससे हम बोलते हैं बीड। और जो हमारा शुक्राणु का निर्माण होता है स्पर्म का, वो होता है टेस्टिकल यानी विस्तरण में। तो इनको शुक्राणु की गति में सहायता करते हैं, ठीक है, पोषण और शुक्राणु की गति में सहायता करते हैं। आप देख सकते हो ये क्या है हमारा, ये हमारा वृक्ष से आया हुआ, वृक्ष से दो मूत्रवाहिनियां आती हैं, मूत्राशय में होती है। अब यहाँ क्या होता है, मूत्राशय हमारा, मूत्राशय में यानी यूरिन एकत्रित होते हैं, क्या होते हैं, यूरिन एकत्रित होते हैं। और ये क्या, वीरपुट क्या, ये क्या है, वीरपुट क्या, ठीक है। शुक्रीय पुट का मतलब इसका हिंदी शुद्ध कहेंगे तो वीरपुट क्या। और क्या, प्रोस्टेट ग्रंथि, क्या है, प्रोस्टेट ग्रंथि जो किसका उत्पादन की तरह पदार्थ उत्पन्न करती है यानी बीड जिसे कहते हैं। ये क्या, आद्य विस्तरण। और क्या है, ठीक है, ये क्या है, अंडकोश यानी अंडा। और क्या है, ये वाहक पोल। और क्या है, ये क्या है, जो आई है इससे बोलेंगे मूत्रमार्ग यानी यूथ्रा। तो यहाँ देख सकते हैं, देखो ये यहाँ इस टेस्टिकल में किसका निर्माण हुआ, इस टेस्टिकल में हमारे स्पर्म का निर्माण हुआ, इस टेस्टिकल में हमारे स्पर्म का निर्माण हुआ है। तो स्पर्म में दो टेस्टिकल है, तो इसका ऐसे जब यहाँ निर्माण होंगे तो ये हमारे स्पर्म किस रास्ते से, ये जो शुक्र क्या है इस रास्ते से कहाँ आएंगे, इस रास्ते से हमारे यहाँ आ जाएंगे, कहाँ, वीरपुट और प्रोस्टेट ग्रंथि में, वीरपुट और प्रोस्टेट ग्रंथि में। आप यहाँ देख सकते हैं, यहीं पर हमारा क्या एकत्रित हुआ, जो हमारे किडनी से, वृक्ष से यानी उत्सर्जी अंश से हमारे यहाँ यूरिन भी क्या हुए हैं, एकत्रित हुए हैं। यहाँ पर हमारा क्या हुआ, यूरिन भी एकत्रित हुआ। लेकिन यहाँ खास बात है, यूरिन और स्पर्म के लिए एक ही ओपनिंग है। अब इसी को हम बोल रहे हैं क्या है, मूत्रमार्ग यानी यूथ्रा। तो अब इसी रास्ते से हमारा क्या आता है, स्पर्म भी इसी रास्ते से डिस्चार्ज होता है। तो इसी रास्ते से हमारा क्या आता है, स्पर्म भी डिस्चार्ज होता है। तो यहाँ जो हमारे प्रोस्टेट ग्रंथि है यहाँ वाल की तरह होती है, क्या होती है, वाल की तरह। जब स्पर्म निकलेगा तो हमारा मूत्राशय की दीवार बंद हो जाएगी, मूत्राशय की दीवार बंद हो जाएगी। अब जब हमारा यूरिन बाहर आएगा तो हमारा जो उसकी ओपनिंग है यानी शुक्र नलिका की, शुक्राणु नलिका के, वो बंद हो जाएगी, एक वाल्व तरह कार्य करती है। तो यहाँ इसी प्रोस्टेट ग्रंथि में हमारे एक वाल्व तरह कार्य करती है। तो दोनों को बाहर ओपनिंग एक ही है, लेकिन अंदर जब हमारा यूरिन आएगा स्पर्म द्वार बंद होगा, जब स्पर्म आएगा तो यूरिन द्वार बंद हो जाए। लेकिन इसकी बाहर संरचना में देखें तो यूरिन और स्पर्म के लिए एक ही ओपनिंग है, क्या है, एक ही ओपनिंग है। आप इसी जो टेस्टिकल में से हमारे स्पर्म का निर्माण, स्पर्म शुक्र नलिका से होते हुए हमारे यूथ्रा के रास्ते बाहर निकलेंगे, कहाँ निकलेंगे, बाहर निकलेंगे। अब यही है स्पर्म। अब इसके कई भाग होते हैं, अग्रपिंड जिससे बोलते हैं, एक्रोसोम, सिर मतलब हेड, पुछ मतलब टेल, और क्या है, मध्य भाग, ये हमारे हैं, ठीक है। अब जब एक समान मनुष्य किशोरावस्था पार कर जाता है तो उसके एक रसखलन से लगभग 1.5 अमल तक पदार्थ निकलता है, 1.5 अमल तरह सफेद पदार्थ निकलता है, जिसमें शुक्राणु की संख्या लगभग 3 करोड़ होती है। शुक्राणु संख्या कितनी, इसकी संख्या कितनी होती है, लगभग 3 करोड़ होती है, ठीक है, लगभग 3 करोड़ होती है। तो हमारा एक इसके द्वारा निकलता है, एक बार जब रसखलन होगा तो कम से कम 1.5 ml तरह सफेद पदार्थ निकलता है, जिससे शुक्राणु बोलते हैं। इसमें शुक्राणु की संख्या कितनी होती है, लगभग 3 करोड़ संख्या होती है। तो ये आपने सिस्टम देख लिया, आपने देखा स्पर्म कहाँ बनते हैं, कैसे बाहर आते हैं। यूरिन और यूथ्रा के लिए, यूरिन और स्पर्म के लिए एक ही ओपनिंग है, कॉमन ओपनिंग, ठीक है। इस प्रकार आपने इसके बारे में आपने देखा, ठीक है, इसके बारे में आपने देखा, ठीक है। यदि इसकी बात की जाए तो हम एआई पे थोड़ा इसको थोड़ा और विस्तार से दिखाते हैं, ठीक है। सर्कल, अब हम तुम्हें, ठीक है, हो गया। अब हम तुम्हें चलिए, ठीक, अब हमें
आप इसके बारे में थोड़ा विस्तार से और जान सकते हैं। ठीक है, आपने मनुष्य प्रजनन तंत्र में आपने पहला देखा पुरुष प्रजनन तंत्र। ठीक है, पुरुष प्रजनन तंत्र आपने देख लिया, आप देख सकते हैं यहाँ। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, पुरुष प्रजनन तंत्र, अब ये आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा इसे इंसर्ट कर देते हैं एक एक्स्ट्रा पेज में, इसमें एक एक्स्ट्रा पेज में। ठीक है, एक एक्स्ट्रा पेज हम लेते हैं तो यहाँ इंसर्ट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ हम किसकी बात करेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, इसकी बात करेंगे। ठीक है, अब इससे हम AI पे डाल देते हैं, इस पे AI पे। ठीक है, अब इसके कुछ और पार्ट हैं, आप पूरे विस्तार से देख सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम इंसर्ट कर देते हैं, इस पे इंसर्ट टू पेज। ठीक है, यहाँ हमने इंसर्ट कर दिया, इसे कट कर देते हैं। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ओवरव्यू। ठीक है, ओवरव्यू में क्या है, द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज ए कलेक्शन ऑफ ऑर्गन एंड स्ट्रक्चर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्टिंग, ठीक है, मेंटेनिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग स्पर्म, द मेल रिप्रोडक्टिव सेल एंड मेल सेक्स हार्मोन्स। ठीक है, प्राइमरीली टेस्टोस्टेरोन, क्या है, टेस्टोस्टेरोन की कंपोनेंट्स इंक्लूड्स। पहले इसके जो भाग है क्या है, टेस्टिस, दूसरा क्या है, पहले भाग क्या है, टेस्टिस, दूसरा क्या है, एपिडिमिस, फिर क्या है, वास डिफरेंस, और क्या है, सेमिनल वेसिकल्स एंड प्रोस्टेट ग्लैंड। अब लास्ट क्या, पेनिस एंड यूथरा, क्या है, पेनिस एंड यूथरा। तो हमने बताया कि ये घिरी होती है, उससे हम बोलते हैं लिंग यानी पेनिस, जो हमने अभी इसके बाद समझना से कोशिका से मतलब घिरे होते हैं। ठीक है, इस प्रकार यहाँ देख सकते हैं, इस प्रकार यहाँ आपने देखा, इस प्रकार आपने यहाँ देखा। ठीक, इस प्रकार हमने देखा। आस्क AI, ठीक है, आस्क AI में हम देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव, यहाँ में नहीं, ये शब्द नहीं, ये तो सर्च कर चुके हैं ना। यहाँ हम लिखते हैं मेल जेनेटेलिया, मेल जेनेटेलिया, जेनेटेलिया। ठीक है, मेल जेनेटेलिया। अब यहाँ हम इसकी बात करते हैं। ठीक है, यस, यहाँ हम डालेंगे यस। ठीक है, ठीक है, अब हम इंसर्ट कर देते हैं ई नोट पे। ठीक, अब इसे रिमूव कर देते हैं। तो अब इसके जो, ठीक है, जो इसके विभिन्न भाग थे, ठीक है, अब यहाँ इसके कितने कितने भाग हैं। ठीक है, इसका जो पहला भाग एक्सटर्नल जेनेटेलिया। ठीक है, एक्सटर्नल जेनेटेलिया का अर्थ है कि बाह्य जनन अंग। बाह्य जनन अंग क्या क्या आते हैं, पेनिस आते हैं और स्क्रोटम आते हैं। क्या आते हैं, स्क्रोटम। ठीक है, अब इंटरनल क्या आते हैं, इंटरनल में आते हैं टेस्टिकल,
क्या आते हैं? टेस्टिकल, एपिडाइमिस, वास डिफरेंस और सेमिनल, वेसिकल और यूथरा। ये क्या है? ये इंटरनल पार्ट है। तो बाह्य जनांग के नाम जो है हमारे क्या है? पेनिस और स्क्रोटम, ठीक है। और आंतरिक जनांग, मेल के आंतरिक जनांग क्या है? टेस्टिकल, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस और सेमिनल, वेसिकल्स, ड्यूरिंग ऑर्गम और यूथरा। ये क्या है? इंटरनल है। आप इससे देख सकते हैं, हर चीज के बारे में आप पढ़ सकते हैं। थैंक यू फॉर कंफ्यूज द मेल जेनिटरी आल्सो नो एज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड द एलिमिनेशन ऑफ यूरिन फॉर द बॉडी। दे आर डिवाइडेड इनटू एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर्स, ठीक है। ये देखा। आगे बढ़ते हैं, आगे हम बढ़ते हैं। अब आते हैं महिला प्रजनन तंत्र में। किसमें आते हैं? महिला प्रजनन तंत्र में, ठीक है। महिला प्रजनन तंत्र, मादा प्रजनन तंत्र में शामिल है अंडाशय का एक जोड़ा। किसका शामिल है? ओवरी का एक जोड़ा शामिल है, ठीक है। अंडाशय का एक जोड़ा शामिल है जो मादा प्रजनन कोशिकाओं का उत्पादन करती है, जो मादा प्रजनन कोशिकाओं का उत्पादन करती है। यानी मादा प्रजनन कोशिकाएं क्या है? ओवम, अंडाणु। मादा प्रजनन कोशिका क्या है? ओवम, अंडाणु। यानी मनुष्य जीवन का निर्माण दो लैंगिक कोशिकाएं अंडाणु और शुक्राणु से हुआ है। अंडाणु का उत्पादन मादा प्रजनन तंत्र में होता है, शुक्राणु उत्पादन नर जनन तंत्र में। तो यानी अंडाशय का एक जोड़ा जो मादा प्रजनन कोशिकाओं का उत्पादन करती है, मादा प्रजनन कोशिकाओं का क्या करती है? उत्पादन करती हैं, जिन्हें कहा जाता है अंडाणु या अंडे, जिसे कहा जाता है अंडाणु या अंडे। और एस्ट्रोजन हार्मोन्स इसमें क्या होते हैं? किशोरावस्था में जब लड़कियां पहुंचती हैं 11 से 19 वर्ष बीच में, तो इनमें क्या आता है? हार्मोन्स उत्पन्न होते हैं, एस्ट्रोजन हार्मोन्स। क्या इनके वजह समाज द्वितीय लैंगिक लक्षण एवं आरंभ की शुरुआत होती है। क्या होती है? और आरंभ की शुरुआत होती है। इस समय इनकी क्या होती है? आवाज तीव्र और मधुर हो जाती है। स्तन ग्रंथियां स्तन में वृद्धि हो जाती है और जनन अंगों पर बाल घने उग जाते हैं और ये अंडाणु का उत्पादन करना स्टार्ट कर देती हैं अंडाशय में, ठीक है। ये सब इनके क्या होते हैं? लक्षण होते हैं। और कूल्हे भाग यानी कूल्हे भाग का चौड़ा होना, इनके किशोरावस्था में इनके क्या होते हैं? कूल्हे भाग चौड़ा होना। कूल्हे भाग मतलब कमर का निचला भाग को कूल्हे भाग कहते हैं, यानी इसे इंग्लिश में हिप कहते हैं। ये इसकी भविष्य में एक बच्चे को जन्म देने की तैयारी होती, ताकि बच्चे को जन्म देते समय इनकी क्या हो? यूट्रस फैल सके, ताकि बच्चों के जन्म आसानी से हो सके। तो इनके कूल्हे भाग का चौड़ा भी होना स्टार्ट हो जाता है किशोरी अवस्था में। तो आगे बढ़ते हैं। तो एस्ट्रोजन हार्मोन्स का इतना काम था। क्या क्या काम था वो हमने बता दिया, ठीक है। पहला क्या है? स्वर का तीव्र मधुर होना, स्तनों में वृद्धि, जनांगों पर बाल घने बाल आना और कमर के निचला भाग का चौड़ा होना। चौड़ा इसलिए होता है भविष्य में ये बच्चों को जन्म आसानी से दे सके, ताकि गर्भाशय फैल के बच्चों को आसानी से जन्म दे सके। और अंडाशय में अंडाणु का निर्माण उत्पन्न होता है, ठीक है। अंडाशय के ऊपर नलिकाएं होती हैं, जिन्हें कहा जाता है अंडवाहिनी। अंडाशय के ऊपर नलिकाएं होती हैं, जिससे कहा जाता है अंडवाहिनी, यानी फैलोपियन ट्यूब। अंडवाहिनी का इंग्लिश क्या है? फैलोपियन ट्यूब, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब। दोनों अंडवाहिनी मिलकर एक थैली जैसी संरचना बनाते हैं। दोनों अंडवाहिनी मिलकर एक थैली जैसी संरचना बनाती हैं, जिन्हें कहा जाता है गर्भाशय यानी यूट्रस। दोनों अंडवाहिनी यानी फैलोपियन ट्यूब मिलकर एक थैली जैसी संरचना बनाती है, जिन्हें कहा जाता है यूट्रस। एक छिद्र होता है जिसे कहा जाता है प्रजनन नलिका। गर्भाशय में एक छिद्र होता है, यूट्रस में एक छिद्र होता है जिसे कहा जाता है प्रजनन नलिका। तो क्या है? दोनों फैलोपियन ट्यूब मिलकर एक थैली जैसी संरचना बनाती है, जिसे कहा जाता है यूट्रस।
और यूट्रस में एक छिद्र होता है जिसे कहा जाता है प्रजनन नलिका। क्या कहा जाता है? प्रजनन नलिका, जो शरीर के बाहर की ओर खुलती है, इसे हम ओजाइना भी बोलते हैं। ठीक है, ये देखो मानव महिला प्रजनन प्रणाली है। ठीक है, ये क्या है? घन दृश्य। अब इसमें हम थोड़ा से यहाँ देखो, ये क्या है? फैलोपियन ट्यूब। ये क्या है? यूट्रस है। ये क्या है? मूत्राशय है। और ये हमारा क्या है? प्रजनन नलिका, जिससे हम वजाइना भी बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा है। ये क्या? फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस। फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, मूत्राशय और वजाइना, प्रजनन नलिका। ठीक है, अब इसका अगर आंतरिक भाग को देखा जाए तो आंतरिक भाग में क्या है? पूर्व काल दृश्य, यानी आंतरिक। देखो इसमें क्या है? ये जो हमारी ये क्या है? ये क्या है? फैलोपियन ट्यूब है। क्या है? फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, ये क्या है? फैलोपियन ट्यूब। ये दोनों क्या है? फैलोपियन ट्यूब। और ये क्या है? अंडाशय। ये क्या है? अंडाशय। और ये जो भाग है ये वाला, ये हमारा क्या है? यूट्रस। क्या है? यूट्रस। और ये जो है प्रजनन नलिका यानी वजाइना, यही है। ठीक है, अब ये जो है मानव अंडा यानी ओवम। इस ओवम का निर्माण कहाँ होगा? 1 माह तक इसमें होगा, इस अंडाशय में, और 1 माह तक इस अंडाशय में होगा। अब ये क्या होते हैं? ये प्रत्येक माह अल्टरनेटिंग इसका क्या करती है? उत्पादन करती है। किशोर अवस्था में कम से कम 11 से 19 वर्ष में क्या होती है? परिपक्व हो जाती हैं महिलाएं यानी लड़की। ठीक है, इस समय इसमें क्या उत्पादन होती है? यही ओवम का उत्पादन होती है। 1 महीने इसमें, 1 महीने इसमें। ठीक है, इस तरीके से हमारा इनका क्या है? प्रजनन तंत्र है। ये शरीर के बाहर खुलता है। ठीक है, ये शरीर के बाहर खुलता है। ठीक है, इसी से हमारे एक शिशु का बाहर आने का मार्ग यानी लिंग प्रवेश और शिशु का बाहर आने का मार्ग यही है। और इसी रास्ते से हमारा मेस्ट्रुएशन साइकिल भी होता है। हम आगे की में पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम इससे पढ़ने से पहले यहाँ हम थोड़ा आपको दिखा देना चाहते हैं, थोड़ा इसके और कुछ भाग AI पे डालते हैं। ठीक है, पहले नंबर हम यहाँ लिखते हैं फीमेल। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, अब इसे हम AI पे डालते हैं। AI हो गया है। अब इसे गोल सर्कल करते हैं। ठीक है, इसके हमने जो दो देखा, अब इसके आंतरिक और बाह्य भागों की बात यहाँ चलेगी। ठीक है, फीमेल इंटरनल जेनिटलिया एंड एक्सटर्नल जेनिटलिया। ठीक है, इससे गो टू इंसर्ट कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, इंसर्ट कर दी, कैंसिल। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इसका क्या है ओवरव्यू देखते हैं। द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज ए ग्रुप ऑफ ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग एग यानी ओवम, सपोर्टिंग फर्टिलाइजेशन एंड nurturing a developing fetus during pregnancy। की कंपोनेंट इंक्लूड दी ओवरीज, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस। क्या क्या इंक्लूड है इसमें? की कंपोनेंट इंक्लूडिंग, क्या क्या इंक्लूड है? क्या क्या इंक्लूडिंग है इसमें? कंपोनेंट क्या क्या है? इंक्लूडिंग ओवरीज यानी अंडाशय, फैलोपियन ट्यूब मतलब अंडवाहिनी, यूट्रस यानी गर्भाशय, सर्विस यानी क्लाइटोरिस, सर्विस मतलब ग्रीवा, सर्विस मतलब ग्रीवा, सॉरी, सर्विस मतलब ग्रीवा, एंड वजाइना यानी प्रजनन नलिका।
एक क्या है इसके कंपोनेंट, क्या क्या, ओवरीज, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, cervix and vagina. This system also produces hormones such as estrogen. कौन सा हार्मोन? एस्ट्रोजन एंड प्रोगेस्टेरोन which regulate the menstrual cycle. They regulate the menstrual cycle. तो एस्ट्रोजन का क्या है? एस्ट्रोजन हार्मोन्स का which regulate the menstruation cycle and reproductive function. Understanding this system is essential for studying human biology, reproductive and health. तो ये हमने ओवरव्यू किसका दिया? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एक अलग पेज लेते हैं, ठीक है, एक अलग पेज लेते हैं, इसमें टास्क 2 आए। अब इसमें हम एक्सटर्नल एंड इंटरनल की बात करेंगे। फीमेल जेनिटेलिया ठीक है, फीमेल जेनिटेलिया। तो यदि आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो कमेंट करिए। यदि आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाके वहां से प्राप्त कर सकते हैं, राइट। अब आते हैं हम यहाँ पर, इसे इंसर्ट करते हैं ई नोट पे, किस पे? ई नोट पे, और इसे भी साइड में रहने देते हैं। टोटल है ठीक। अब यहाँ AI ने लिखा, थैंक यू फॉर कन्फर्मिंग हियर इज ए एजुकेशनल ओवरव्यू ऑफ द फीमेल जेनिटलिया। द फीमेल जेनिटलिया आर डिवाइडेड इनटू 2 मेन कैटेगरीज। किसमें है? द फीमेल जेनिटलिया आर डिवाइडेड इनटू 2 मेन कैटेगरीज, एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर्स। तो एक्सटर्नल जेनिटलिया क्या है? एक्सटर्नल जेनिटलिया का नाम क्या है? वल्वा। क्या है? वल्वा। तो वल्वा में क्या क्या होते हैं हमारा? मॉस पेबिस। क्या होते हैं? मॉस पेबिस। द फैटी एरिया ओवर द प्यूबिक बोन कवर्ड विथ पब्लिक हेयर आफ्टर प्यूबर्टी, ठीक है। दूसरा हमारा क्या है? दूसरा भाग एक्सटर्नल क्या है? लेबिया माइजोरा। लेबिया माइजोरा दी आउटर लिप्स, इस लेबिया माइजोरा क्या बोलते हैं? दी आउटर लिप्स और फोल्ड, दी आउटर लिप्स और फोल्ड ऑफ स्किन दैट प्रोटेक्ट दी अदर एक्सटर्नल जेनिटलिया ऑर्गन्स। ये क्या करती है? फोल्ड करके अदर जेनिटलिया ऑर्गन को क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है। लेबिया माइनोरा दी इनर लिप्स। क्या है इसका नाम? दी इनर लिप्स लोकेटेड विद इन दी लेबिया माइजोरा विच सराउंड दी ओपनिंग टू दी वजाइना एंड यूथरा। तो लेबिया माइजोरा दी इनर लिप्स लोकेटेड विद इन दी लेबिया माइजोरा विच सराउंडिंग, किसके सराउंडिंग? दी ओपनिंग टू वजाइना एंड यूथरा। यानी वजाइना और यूथरा क्या होती है? सराउंडिंग की होती है, ठीक है। अब आते हैं क्लाइटोरिस। किसकी? क्लाइटोरिस। ए स्मॉल सेंसिटिव ऑर्गन। क्या है? ए स्मॉल सेंसिटिव ऑर्गन लोकेटेड एट द टॉप ऑफ द वल्वा। वल्वा के टॉप पर होती है। इंपॉर्टेंट फॉर सेक्सुअल एरोसोल, ठीक है। यूथरा ओपनिंग। क्या है? यूथरा ओपनिंग। लास्ट भाग इसका क्या और भाग क्या है? यूथरा ओपनिंग। एक्सटर्नल की बात है, दी ओपनिंग थ्रोट बीच यूरिन एक्सट्रीट दी बॉडी। क्या होती है? यूथरा ओपनिंग, दी ओपनिंग थ्रोट बीच यूरिन एक्सट्रीट।
यूरिन क्या करती है, बाहर निकालने क्या करती है, दी बॉडी से, लोकेटेड बिलो दी क्लाइटोस। इसका लोकेशन क्या होता है, क्लाइटोस के ठीक नीचे। ठीक है, ये हमारे किसका है, यूथरा। और क्लाइटोस फीमेल पेनिस भी कहा जाता है। वजाइनल ओपनिंग, वजाइनल ओपनिंग, वजाइनल ओपनिंग क्या है, ये भी क्या है, एक्सटर्नल जेटेंड है। दी इंट्रेंस, दी इंट्रेंस टू दी वजाइना लोकेटेड बिलो दी यूथरा ओपनिंग। तो दी इंट्रेंस टू दी वजाइना, लोकेशन कहाँ है इसका, बिलो दी यूथरा ओपनिंग, यानी यूथरा ओपनिंग के ठीक नीचे क्या होती है, हमारा ए वजाइनल ओपनिंग होता है। अब क्या है, प्रेनियम, क्या है, प्रेनियम, दी एरिया स्किन बिटवीन दी वजाइनल ओपनिंग एंड दी एनस। ए प्रीमियम क्या होती है, दी एरिया ऑफ स्किन बिटवीन वजाइनल ओपनिंग एंड दी एनस, यानी अनुस और वजाइनल ओपनिंग के बीच जो एरिया होती है उसे हम बोलते हैं प्रीमियम। ठीक है, ये हमने किसकी बात किया, इंटरनल, एक्सटर्नल, बल्कि किसकी बात की है, एक्सटर्नल। अब हम बात करेंगे इंटरनल जेनेटिलिया, फीमेल इंटरनल जेनेटिलिया। इसमें क्या है, इसमें इंटरनल में आएंगे वजाइना, क्या आएंगे, प्रजनन क्या, ठीक है, और क्या आएंगे, सर्विक्स यानी ग्रीवा, और क्या आगे, यूट्रस यानी गर्भाशय, और क्या आगे, फैलोपियन ट्यूब यानी अंडवाहिनी, और क्या आगे, ओवरी यानी अंडाशय। तो मेल में कितने, फीमेल जेनेटिलिया में हमने कितने भाग दिया, देखा, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल बाह्य जननांग में कितने देखे, मादा बाह्य जननांग का नाम है माउस पेबिस लेबियम माइनोरा, बाह्य जननांग का नाम है, महिला बाह्य जननांग का नाम है माउस पेबिस लेबियम माइजोरा, लेबियम माइनोरा, क्लाइटोरिस, यूथरा, और वजाइनल ओपनिंग और प्रेनियम। ठीक है, अब मादा आंतरिक जननांग का क्या क्या नाम है, इंटरनल जेनेटिलिया, वजाइना, सर्विक्स, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब, ओवरी। ये क्या है, ये इसके भाग हैं। ठीक है, ए वजाइना क्या, ए मस्कुलर कैनाल दैट कनेक्ट दी एक्सटर्नल जेनेटिलिया टू दी यूट्रस, इट सर्विस एज दी पैसेज फॉर menstrual flow and sexual intercourse and child birth यानी चाइल्ड बर्थ। तो इसका क्या क्या कार्य है, ए मस्कुलर कैनाल दैट कनेक्ट द एक्सटर्नल जेनेटिलिया टू द यूट्रस, इट्स सर्विक्स सर्विस एट द पैसेज फॉर मेस्ट्रुअल फ्लो, यानी मेस्ट्रुअल फ्लो पहला क्या है, इसका मेस्ट्रुअल फ्लो, और दूसरा सेक्सुअल इंटरकोर्स एंड चाइल्ड बर्थ, इसी मार्ग से हमारे एकार होते हैं। दूसरा क्या, सर्विक्स, द लेवर नैरो पार्ट ऑफ यूट्रस दैट ओपन्स इनटू द वजाइना। ठीक है, वजाइना को ओपन करने के लिए क्या होती है, सर्विक्स होती है, यानी ये यूट्रस और वजाइना के बीच में सकरी जो होती है उससे बोलते हैं सर्विक्स यानी ग्रीवा। यूट्रस का ए हेलो मस्कुलर ऑर्गन वेयर ए फर्टिलाइज्ड एग कैन डेवलप इनटू फीटस, यानी क्या करती हैं, ये इसका काम है, मस्कुलर ऑर्गन वेयर द फर्टिलाइज्ड एग, यानी जो निषेचित अंडाणु इसको डेवलप करेंगी उसमें फीटस में। फैलोपियन ट्यूब, ट्यूब इसका काम क्या, ट्यूब दैट कैरी एग फॉर्म द ओवरीज टू द यूट्रस, फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग बाय स्पर्म अनस्योली अक्वर्स हियर। तो इसका क्या काम है, इस फैलोपियन ट्यूब में हमारे क्या होंगे, स्पर्म क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन होंगे, फर्टिलाइजेशन स्पर्म और ओवम फर्टिलाइजेशन क्या होगा, फैलोपियन ट्यूब में। ओवरी क्या है, टू स्मॉल ग्लैंड्स, ये क्या है, टू स्मॉल ग्लैंड्स प्रोड्यूस एग, इसका काम का ओवरी का, टू स्मॉल ग्लैंड्स दी प्रोड्यूस एग, यानी ये क्या करेंगे, अंडाणु का उत्पादन करेंगे, एंड हार्मोन्स लाइक एस्ट्रोजन, और हार्मोन्स का भी क्या करेंगे, उत्पादन करेंगे, एंड प्रोगेस्ट्रोन, क्या क्या, एस्ट्रोजन और प्रोगेस्ट्रोन, ये क्या है, हार्मोन्स का उत्पादन करेंगे। इफ यू नीड मोर डिटेल इंफॉर्मेशन डायग्राम और हैव स्पेशल क्वेश्चन अबाउट एनी पार्ट ऑफ द फीमेल जेनिटलिया, ठीक है, तो यहाँ लिखोगे यस। ठीक है।
तो फिर AI इसका साथ डायग्राम भी दे सकता है। डायग्राम अगर देगा तो डायग्राम हम दिखा सकते हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ शॉर्टकट में जो भी दिया है। तो आपने क्या क्या देखा, आपने जो जो देखा, इसे साइड में करते हैं। ठीक, इसे मिटाते हैं। ठीक, डायग्राम। ठीक है, इसको यहाँ लगाते हैं, इसको यहाँ फिट करते हैं। ठीक, हमने जो जो देखा, देखो एक्सटर्नल फीमेल जेनेटिक नाम क्या है, मॉस बेबिस। क्या क्या नाम है, एक्सटर्नल फीमेल जेनेटिक मॉस बेबिस, लेबिया माइजोरा, लेबिया माइनोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस। ठीक है, क्लाइटोरल हुड्स और ईथरल ओपनिंग, ओजाइनल ओपनिंग, प्रेनियम। अब इंटरनल फीमेल जेनेटिक क्या है, ओजाइनिया, सर्विक्स, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब, ओवरी। ठीक है, अब इसमें अगर बात की जाए लोकेशन डायग्राम क्या है, एक्सटर्नल फीमेल जेनेटिलिया वल्बा डायग्राम। सबसे पहले क्या है, माउस पेबिस है जिसपे हेयर उगे होते हैं। उसके नीचे क्या है, लेबिया माइजोरा, इसे बोलते हैं आउटर लिप्स, जो इंटर ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, लेबिया माइनोरा, इनर लिप्स एक इसकी करते हैं, ईथरा और ओजेनल ओपनिंग को प्रोटेक्ट करते हैं। क्लाइटोरिस क्या है, ऊपरी भाग होते जो फीमेल पेनिस भी कहा जाता है, एक्साइटमेंट करती हैं। और ईथरा ओपनिंग जिससे हमारा यूरिन डिस्चार्ज होता है, ओजाइनल ओपनिंग जिससे पेनिस इंसर्ट, मेस्ट्रुएशन, ब्लीडिंग ब्लीडिंग और चाइल्ड बर्थ। और प्रीमियम अनुस और ओजाइनल ओपनिंग के बीच का भाग क्या है, प्रीमियम। ये अनुस का जिससे मल त्याग किया जाता है। इंटरनल फीमेल जेनिटली, इंटरनल क्या है, इंटरनल का डायग्राम क्या, ओवरी है, कितने ओवरी होते हैं, दो। ओवरी कितने होते हैं, दो। अब उसके नीचे हमारा क्या होते हैं, दो फैलोपियन ट्यूब भी होते हैं। फैलोपियन ट्यूब कितने होते हैं, दो। दो सिंबल बना, दो होता है। यूट्रस कितना होता है, एक ही होता है। यूट्रस के बाद हमारा ग्रीवस सर्विक्स एक ही, फिर ओजाइनल ओपनिंग भी एक ही, और बाहर जितने भाग हैं इससे बोलते हैं वल्वा। तो की स्ट्रक्चर क्या है, मॉस पेबिस, मॉस पेबिस, लेबिया माइजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस, यूथ्रा ओपनिंग, ओजाइनल ओपनिंग, प्रीमियम, ओवरीज, फैलोपियन ट्यूब, यूटरस, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब यानी यूट्रस यानी गर्भाशय, यूट्रस, सर्विक्स, वजाइनर। ठीक है, मस्कुलर कैनाल लीडिंग टू द आउटसाइड। तो ये हमने देखा। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे हम बढ़ते हैं, आगे देखते हैं।
आप देखिए मनुष्य में निषेचन, अब किसकी बात चलेगी? मनुष्य में निषेचन, किसकी बात चलेगी? मनुष्य में निषेचन। वीडियो चालू है, बंद नहीं है, चालू है वीडियो। चलिए मनुष्य में निषेचन देखते हैं। मनुष्य में निषेचन यौन संबंध के दौरान, यौन संबंध के दौरान पुरुष के शुक्राणु महिला के योनि में प्रवेश करते हैं। यौन संबंध के दौरान, यौन संबंध यानी लैंगिक संपर्क के दौरान पुरुष शरीर के शुक्राणु महिला की योनि में प्रवेश करते हैं। महिला के योनि में यानी वजाइना में प्रवेश करते हैं। शुक्राणु बिंबवाहिनी यानी फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचते हैं। शुक्राणु फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचते हैं। एक शुक्राणु एक अंडाणु के साथ मिलकर, एक शुक्राणु एक अंडाणु के साथ मिलकर युग्मनज बनाता है। युग्मनज बनाता है। युग्मनज गर्भाशय में प्रत्यारोपित हो जाता है। युग्मनज गर्भाशय में प्रत्यारोपित हो जाता है। फिर युग्मज विभाजित होकर भ्रूण का निर्माण करता है। फिर युग्मज क्या होता है? विभाजित होकर भ्रूण का निर्माण करता है। भ्रूण को मां के रक्त से गर्भनाल, भ्रूण को मां के रक्त से गर्भनाल के माध्यम से पोषण मिलता है। तो भ्रूण के मां को रक्तनाल से, रक्त के गर्भनाल से, भ्रूण को मां के रक्त से गर्भनाल के माध्यम से, रक्त के से गर्भनाल के माध्यम से पोषण मिलता है। बच्चे के विकास में 9 महीने लगते हैं और फिर बच्चा का जन्म होता है वजाइना के रास्ते। ठीक है, तो हमने इसमें देखो क्या कहा? संबंध यानी लैंगिक संपर्क के दौरान पुरुष शरीर से निकलने वाले शुक्राणु महिला के योनि में प्रवेश करते हैं, यानी वजाइना में प्रवेश करते हैं। यूट्रस के रास्ते फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचते हैं, जहां इनका क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। शुक्राणु का एक शुक्राणु और एक अंडाणु, एक शुक्राणु और एक अंडाणु के साथ मिलकर युग्मनज बनाता है। युग्मज गर्भाशय में प्रत्यारोपित हो जाता है। युग्मज गर्भाशय में प्रत्यारोपित हो जाता। फिर युग्मनज विभाजित होकर भ्रूण का निर्माण करता है। फिर युग्मज विभाजित होकर भ्रूण का निर्माण करता है। भ्रूण को मां के रक्त से गर्भनाल के माध्यम से पोषण मिलता है। किसके? गर्भनाल के माध्यम से पोषण मिलता है। यानी युग्मज गर्भाशय में प्रत्यारोपित हो जाता है। जो युग्मज बना है गर्भाशय में प्रत्यारोपित हो जाएगा। फिर युग्मज विभाजित होकर भ्रूण का निर्माण करता है। युग्मज विभाजित होकर भ्रूण का निर्माण करेगा। भ्रूण को मां के रक्त से गर्भनाल के माध्यम से पोषण मिलता है। बच्चे के विकास में 9 महीने का समय लगते हैं। फिर बच्चा जन्म लेता है। अब देखो यहाँ क्या निर्माण हुआ? यहाँ एक का निर्माण हुआ। किसका? एक का निर्माण। अब एक कहां तक आएगा? फैलोपियन ट्यूब, स्टेज फर्स्ट, स्टेज सेकंड, फैलोपियन ट्यूब। अब यहाँ फैलोपियन ट्यूब तक आया, यहाँ तक। अब यही इसका किसका निर्माण करेगा? स्पर्म का। स्पर्म का निर्माण होते ही इसमें क्या होगा? फर्टिलाइजेशन कंप्लीट में होते ही क्या हो जाएगा? युग्मज बनेगा। युग्मज कहाँ चला आएगा? गर्भाशय में आ गया। गर्भाशय में क्या होगा? युग्मज विभाजित होकर भ्रूण का निर्माण करेगा। भ्रूण मां के रक्त में गर्भनाल के माध्यम से पोषण मिलता है। ठीक है, बच्चे को विकास में 9 महीने लगते हैं। अब देखो इस तरीके से हमारा क्या स्पर्म आए, एक स्पर्म एक ओवम से मिलकर क्या बनाता है? युग्मज। क्या बनाता है? युग्मज। इस प्रकार हमारे विकास के 9 मंथ इनके पूरे होने में लगते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भ्रूण के प्रारंभिक विकास के चरण। ठीक है, प्रारंभिक विकास क्या है? इस तरीके जब जाइगोट बन जाएंगे, युग्मज बन जाएगा गर्भाशय में, इस तरीके से इसके गर्भनाल से, किसके? गर्भनाल से इसका क्या होगा? पोषण होगा। एक क्या है? गर्भनाल से, गर्भनाल से पोषण होगा। अब इस पूरा पोषण होने में 9 मंथ लगे। अब 9 मंथ के बाद इनका वजाइना के रास्ते बाहर निकलेंगे इनका, यानी चाइल्ड बर्थ कहा जाएगा, यानी एक बच्चे का, स्वस्थ बच्चे का जन्म हो गया। तो इस प्रकार आप यहाँ इसे समझ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्या है? गर्भनाल, गर्भाशय, ठीक है, गुदा, प्रजनन नलिका। इसी प्रजनन नलिका से क्या होंगे? इनका जन्म होगा। इसी प्रजनन नलिका से क्या होगा? जन्म होगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मासिक धर्म। अब पढ़ लेते हैं मासिक धर्म। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल। अंडाशय हर महीने एक अंडा उत्पन्न करती है। अंडाशय हर महीना एक अंडा उत्पन्न करती है। अंडाशय हर महीने एक अंडा उत्पन्न करती है और गर्भाशय निषेचित अंडार को ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाता है। अंडाशय हर महीने
एक अंडा का उत्पन्न करती है, यानी ओवरी एवरी मंथ 1 ओवम जनरेट करते उत्पन्न करते और गर्भाशय निषेचित अंडार को ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो जो गर्भाशय हमारे होते हैं निषेचित अंडार ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाते हैं। भ्रूण को पोषण देने के लिए दीवार मोटी और स्पंजी हो जाते हैं। तो भ्रूण जो बनेगा फर्टिलाइजेशन, जैसे नर के एक शुक्राणु और एक अंडाणु मिलकर क्या बनाएंगे, नर युग्मज बनाएंगे, ठीक है, युग्मजन बनाएंगे, नर युग्म और मादा युग्म के यानी एक अंडाणु मिलकर क्या बनाएंगे, युग्मजन बनाएंगे, युग्मनज। तो भ्रूण को पोषण देने के लिए इसकी दीवारें मोटी और स्पंजी हो जाती हैं, जिसमें रक्त वाहिकाएं बन जाती हैं, क्या बन जाती है, रक्त वाहिकाएं। यदि निषेचन नहीं हो पाता, सोचो यदि निषेचन नहीं हो पाया तो गर्भाशय की दीवार टूट जाती है। निषेचन न होने की कंडीशन में गर्भाशय की दीवार टूट जाती है और योनि से रक्त और श्लेष्मा पदार्थ बाहर निकल जाता है। तो योनि के रास्ते से रक्त और श्लेष्मा पदार्थ बाहर निकल जाता है। यह चक्र हर महीने एक बार होता है, जिससे हम बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल, मासिक धर्म, माहवारी, ऋतुस्राव बोलते हैं। और इस गर्भाशय ओरियन म्यूकस कहा जाता है, यानी मासिक धर्म, इसे क्या कहा जाता है। तो इस दौरान प्रत्येक माह गर्भाशय की दीवारें गर्भावस्था के लिए तैयार होती है, लेकिन अंडा शुक्राणु से मिलने के न पश्चात क्या करती हैं, ये जो दीवारें हैं नष्ट हो जाती हैं और रक्त के रूप में वजाइना के रास्ते बाहर निकलती हैं, जिससे हम मासिक धर्म, माहवारी और ऋतुस्राव के नाम से जानते हैं। अब देखो मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या है। अब इसमें देखो मेंस्ट्रुएशन साइकिल ये क्या है, ओव्यूलेशन। यहाँ अंडाणु को जब निर्माण क्या हुआ, ओव्यूलेशन आएगा, कहाँ तक आएगा, फैलोपियन ट्यूब तक, ठीक है। अब ये सर्विक्स हो जाएंगे, अब ये इसकी दीवारें क्या हो जाएंगी, मोटी और स्पंजी हो जाएंगी, यानी एक क्या बन जाएंगे, इसमें रक्त क्या बन जाएंगे, रक्त वाहिका बन जाएंगे। अब इसका यार स्पर्म नर कोशिका स्पर्म अगर यहाँ नहीं फर्टिलाइजेशन निषेचित नहीं होते क्या हो जाएंगे, दीवार कोई सकता हूँ टूट के एक होंगे, वजाइना के रास्ते से टूटेंगी और वजाइना के रास्ते से बाहर निकल आएंगे। इसे बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन फ्लो यानी ब्लीडिंग होना, इस तरह से ब्लीडिंग हो एवरी फैलोपियन ट्यूब और एक सेल, क्या है, एक कोशिका यानी मादा लैंगिक कोशिका। अब देखो साइकिल क्या होती है। अब देखो यहाँ देखो ए हमारा 28 से लेके 19, ठीक है, 28 से लेके 19 क्या है हमारा एक का निर्माण होगा, ठीक है। कितने दिन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 निर्माण होगा। अब इसका ओव्यूलेशन कब स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, ओव्यूलेशन कब स्टार्ट होगा हमारे कितने दिन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 दिन में ओव्यूलेशन बन तैयार हुआ, ओवम क्या हुआ बना। अब इसका ओव्यूलेशन कितने दिन में होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 दिन क्या होगा, इसका ओव्यूलेशन होगा, क्या होगा, ओव्यूलेशन होगा, ठीक है। अब ओव्यूलेशन के दौरान अब क्या हो जाएंगे, ए लास्ट में आ जाएंगे, ओव्यूलेशन हो गया। अब यहाँ इसका किसका इंतजार करेंगे, ये फर्टिलाइजेशन होने के एकदम तैयार है, फर्टिलाइजेशन निश्चित होने के लिए तैयार है। लेकिन ये 1 2 3 4 5 ये 5 दिन तक क्या होंगे, इंतजार करेंगे किसका, स्पर्म कोशिका का, स्पर्म सेल का, यानी नर कोशिका का इंतजार करें। यदि ये फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है तो क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे और जो मोटी दीवारें हैं यूट्रस के एक क्या होंगे, टूट रूम में ब्लीडिंग हो जाएंगे, वजाइना के रास्ते बाहर कर। तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल कितने दिन चलेगा, लगभग 1 2 3 4 5 लगभग 5 दिन तक एवरेज हमारा महिलाओं का होगा मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलेगा। तो यानी गर्भावस्था गर्भाधार के जो होते हैं वो चांसेस कब होते हैं, तो चांसेस हमारे कब हैं, ये मासिक धर्म के 1 हफ्ते बाद का टाइम, यानी कितना दिन है, 10 दिन, 1 2 3 4 यानी 1 हफ्ता, 1 हफ्ते बाद और 1 हफ्ते पहले, 1 हफ्ते पहले और 1 हफ्ते बाद। तो ऐसे बोल सकते हैं 1 हफ्ते बाद मेंस्ट्रुएशन साइकिल के मासिक धर्म के बाद 1 हफ्ता, मासिक धर्म के 1 हफ्ते बाद और मासिक धर्म के 1 हफ्ते पहले। मासिक धर्म यहाँ मेंस्ट्रुएशन साइकिल यहाँ इसके 1 हफ्ते बाद गर्भाधार की चांसेस है और
एक हफ्ते पहले, तो एक हफ्ते बाद देखेंगे तो यहीं आएंगे, और यहाँ से एक हफ्ता पहले देखेंगे, यहाँ से एक हफ्ता पहले देखेंगे तो यहीं, इनके बीच क्या कहा जाता है, इनके गर्भ होने की चांसेस अधिक होती हैं। अब हम इसके आगे पढ़ते हैं प्रजनन स्वास्थ्य। क्या है? प्रजनन स्वास्थ्य। प्रजनन स्वास्थ्य, अब प्रजनन स्वास्थ्य एवं संचारित रोग क्या है? एवं संचारित रोग बीमारियां हैं, बीमारियां हैं एवं संपर्क, यानी लैंगिक संपर्क के माध्यम से फैलते हैं। किसके माध्यम से? लैंगिक संपर्क के माध्यम से फैलते हैं। ये जीवाणु जनित हो सकते हैं। ये क्या हो सकते हैं? जीवाणु जनित हो सकते हैं। ये जीवाणु जनित हो सकते हैं। गोनोरिया, गोनोरिया और सिफिलिस आदि जैसे संक्रामक या वायरल संक्रामक वायरस संक्रामक मत्स्य और HIV एड्स जैसे बीमारी होती हैं। क्या होती हैं? बीमारी होती है। HIV यानी ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस एक कब होगी? जब एक ही सिरिंज को असुरक्षित तरीके से कई व्यक्तियों को लगाया जाता है, तो उससे हमारे जो शरीर का एक संक्रमित व्यक्ति का रक्त दूसरे स्वस्थ व्यक्ति के रक्त में पहुंच जाता है, तो इस तरीके से हमारा HIV वायरस बॉडी में आ जाते हैं। ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस ये हमारे बॉडी में आ जाते हैं यदि आप HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ सीधे सहायक तरल पदार्थ के संपर्क में आते हैं। सीधे सहायक तरल पदार्थ जैसे रक्त, बीड़, एवनी स्राव के संपर्क में आते हैं, तो आपको HIV यानी HIV वायरस आपके शरीर के अंदर आ गए। इससे आपका AIDS रोग का खतरा बना रहेगा। किसका? AIDS, ठीक है, AIDS रोग का खतरा बना रहेगा। तो इस तरीके से हमारा यानी HIV संक्रमित व्यक्ति के सीधे सहायक तरल पदार्थ जैसे रक्तस्राव, एवनी बीड़ के संपर्क में आते हैं, तो आपको AIDS रोग का खतरा बने रहेगा। इसके सुरक्षा के लिए हम क्या करेंगे? इस्तेमाल, ठीक है, इन सब का हम ध्यान देंगे। मेंस्ट्रुएशन साइकिल के टाइम ध्यान देंगे, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन के साथ आप सैनिटरी पैड, मेंस्ट्रुएशन कैप ये सब इस्तेमाल कर सकते हैं। और असुरक्षित संबंध से आपको HIV एंड एड्स से होते हैं, तो उस समय हमें निरोधक इस्तेमाल करना चाहिए, यानी निरोध का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि आपको सहायक तरल पदार्थ संपर्क में सीधे ना आ पाए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। गर्भ निरोधक, अब इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, इसका भी आपके सिलेबस में है। गर्भावस्था को 3 मुख्य तरीके से रोका जा सकता है। किसकी वजह से? गर्भावस्था को 3 मुख्य तरीके से रोका जा सकता है। कौन कौन से तरीके? गर्भावस्था को 3 मुख्य तरीके से रोका जा सकता है। इसमें अवरोधक विधियां, रासायनिक विधियां और शल्य चिकित्सा विधियां शामिल हैं, ठीक है। पहला क्या? अवरोधक विधियां। क्या है? अवरोधक विधि। इसमें निरोध डायाफ्राम का उपयोग शामिल है, ठीक है। सर्वाइकल कैप, कापट्टी आदि। तो जो निरोध है ये क्या है? ये मेल अपने जेनिटलिया पे इंसर्ट करेंगे, तो इससे क्या होगा? जो मेल लैंगिक कोशिका स्पर्म शुक्राणु निकलेंगे, उससे इसी निरोध में रोका जा सकता है, ताकि हमारा यूट्रस आते फैलोपियन ट्यूब तक न पहुंचे। और सर्वाइकल कैप या कापट्टी, एक कापट्टी महिलाओं के लिए है, फीमेल के वजाइना में इंसर्ट कर दी जाती है, ताकि मेल का जो स्पर्म लैंगिक कोशिका शुक्राणु निकलते हैं ये उनके फैलोपियन ट्यूब तक न पहुंच सके, तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब रासायनिक विधियां क्या है? रासायनिक विधियां में इसमें मौखिक रूप से ली जाने वाली दवाइयां हैं। इसमें मौखिक रूप से ली जाने वाली दवाइयां का सेवन शामिल है, जैसे गोलियां, ठीक है, गोलियां और योनि में डालने वाली गोलियां, यानी वजाइना में भी डालने वाली कुछ गोलियां होती हैं। इससे डालने से या खाने से हमारे क्या होती हैं? गर्भ
निरोध होती है, मतलब गर्भावस्था नहीं हो पाती है। अब शल्य चिकित्सक विधियां क्या, इसमें एक छोटे से हिस्से को हटाना या बांधना शामिल है। एक छोटे हिस्से को हटाना या बांधना शामिल है भाग पुरुष का, ठीक है। भाग पुरुष में वास डिफरेंस का नसबंदी, यानी पुरुष में जो होगा वास डिफरेंस यानी नसबंदी कहा जाता है, और महिलाओं में फैलोपियन ट्यूब यानी ट्यूब कॉटमी कहा जाता है। ट्यूब कॉटमी कहा जाता है, ट्यूब कॉटमी कहा जाता है। कितना बच गया? तो ठीक है। अब इसमें हमें क्या करते हैं चिकित्सक में, कुछ हमें क्या होते हैं, जैसे यहाँ देख सकते हो ये पुरुष में क्या करती हैं, जो शुक्र नलिका है, शुक्र नलिका है, इससे हम डॉक्टर लोग क्या करते हैं ऑपरेशन में काट के इससे बांध देते हैं। क्या करते हैं? बांध देते हैं। तो ये क्या होता है, पुरुष के बिस्तर से स्पर्म हमारा यूरेथ्रा के रास्ते से बाहर नहीं निकल पाते हैं। ठीक है, टाइम हो गए 9:04। ठीक है, नौ चार। ठीक है, इसमें क्या क्या है, इसमें हमारा शल्य चिकित्सक में क्या है, इससे हम पुरुष में होगा तो नसबंदी कहेंगे, महिला में होगा ट्यूब कॉटमी कहते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। जैसे पुरुष है, क्या है, पुरुष का है। ठीक है, ये पुरुष का है। इसमें क्या है, ये मूत्राशय है, एक बर्तन ले जाना। ठीक है, ये क्या है, शुक्रानल का प्रोस्टेट ग्रंथि है, मूत्र मार्ग है, और पेनिस है, लिंग, और बीरपुट का है अधविस्त्र। अब इसमें क्या करेंगे, ये क्या है, शुक्रनल क्या है, शुक्रार वाहिनियां। अब इससे ऑपरेशन में काट कर बांध लेते हैं, तो इससे बोलते हैं नसबंदी, यानी दोनों को काट कर बांध दिया जाता है, तो हमारा स्पर्म जो होता है ये यूरेथ्रा के रास्ते बाहर नहीं निकल पाते हैं, यूरेथ्रा के रास्ते बाहर नहीं निकल पाते हैं। ठीक है, आप देखते हैं मानव महिला में प्रजनन प्रणाली, इसमें क्या होता है, इसमें हमारा होता है फैलोपियन ट्यूब, गर्भाशय, मूत्राशय, प्रजनन नलिका। फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, मूत्राशय और वजाइना, ये क्या होते हैं। इसमें जो हमारा पूर्व काल दृश्य, इसमें हमारे कितने फैलोपियन ट्यूब है, 2 फैलोपियन ट्यूब कितने हैं, 2 हैं। क्या है, 2 है। अब इसमें क्या होता है कि इससे फैलोपियन ट्यूब को काट कर बांध दिया जाता है, इस फैलोपियन ट्यूब को काट के बांध दिया जाता है। जब महिलाओं का ऑपरेशन किया जाता है तो इससे काट कर बांध दिया जाता है। तो जो अंडाशय में अंडार का निर्माण हो रहा है ओवरी में एवं का, तो ये क्या होगा, यहाँ तक फैलोपियन ट्यूब तक नहीं आ पाएंगे, और स्पर्म से इसका फर्टिलाइजेशन नहीं होगा स्पर्म सेल से, तो ये क्या होंगे, गर्भधारण नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से काट कर, और जो इसमें क्या होगा, इनका इस होने से एक सवाल जो इंपॉर्टेंट है, इस फर्टिलाइजेशन यानी रोकने से, जो फर्टिलाइजेशन रोकने के लिए इनकी फैलोपियन ट्यूब को काट बांध दीजिएगा, इससे इनके मासिक धर्म पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इनका प्रत्येक माह मासिक धर्म, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ब्लीडिंग स्टार्ट रहेगा। बस जो ये ओवम है, ये ओवम जो निर्माण होगा इनके अंडाशय द्वारा अवशोषित कर लिया जाएगा, अंडाशय द्वारा अवशोषित कर लिया जाएगा, और मेंस्ट्रुएशन साइकिल जैसे स्टार्ट है उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार पुरुषों में जो स्पर्म निकलेगा, स्पर्म के साथ क्या आते हैं, बेड के साथ स्पर्म आते हैं, जो इसमें स्पर्म बनेगा, स्पर्म भी अंडाशय द्वारा बिस्तर द्वारा शोषित कर लिया जाए, अधिक होने पर डॉक्टरों द्वारा ये निकाले जाते हैं। ठीक है, तो इनमें जो होगा, ये इसमें जो विस्तरण में स्पर्म निर्माण होगा, ये क्या कहेंगे, इस द्वारा अवशोषित होगा। अगर अधिक हो जाने पर इसे सुई की मदद से बाहर डॉक्टरों द्वारा निकाला जाता है। तो एक चीज होगा, और इसमें जैसे आपने देखा यूरिन और स्पर्म के लिए एक ही ओपनिंग है, यूरिन और स्पर्म के लिए एक ही ओपनिंग है, जबकि फीमेल के में मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ब्लीडिंग और यूरिन के लिए अलग ओपनिंग होते हैं। ब्लीडिंग के लिए जो ओपनिंग है उससे बोलेंगे वजाइना, इससे हमारा पेनिस भी स्टार्ट होता है और चाइल्ड बर्थ भी होता है, यानी शिशु का बाहर आने का मार्ग भी है, और इससे ब्लीडिंग होता है। लेकिन जो हमारा
यूरिन जिससे बाहर आता है उससे बोलते हैं यूथ्रा, यानी यूथ्रा और वजाइना दोनों अलग होते हैं। वजाइनस से ब्लीडिंग होता है और यूथ्रा से यूरिन डिस्चार्ज की जाती है। तो इनमें दोनों दो ओपनिंग होते हैं, इसमें यूरिन और ब्लीडिंग के लिए दो ओपनिंग होते हैं, और जबकि पुरुष में यूरिन और स्पर्म के लिए एक ही ब्लीडिंग होते हैं। ठीक है, ये हमारे क्या है, विधियां हैं। इससे बोलते हैं अस्थायी विधि, इस विधि को हम बोलते हैं अस्थायी विधि, अस्थायी विधि। ठीक ठीक है, यहाँ कुछ लिखे हैं, इन भाग है मेल जेनेटलिया का, मेल जेनेटलिया, मेल जेनेटलिया। ये क्या ब्लेंडर है, ग्लैंड है, पेनिस से है, और ए देख लेते हैं क्या है यार, ये क्या है, स्पर्म डक्ट। ये क्या है, स्पर्म डक्ट। पेनिस से स्पर्म डक्ट है, ये स्पर्म डक्ट है, ये स्पर्म डक्ट है, और ये यूथरा है, एक टेस्टिकल है, और ये क्या है, ये हमारा फोरोस्कैन है, फोरोस्कैन। ये क्या है, फोरोस्कम और ये स्क्रोटम, फोरोस्कैन और स्क्रोटम, फोरोस्कैन और स्क्रोटम, फोरोस्कैन और स्क्रोटम एक इसके भाग हैं हमारे मेल जेनेटलिया के। ठीक है, अब इसके बारे में पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं यहाँ कुछ हमारे जो बच्चे थे, ये डायग्राम में कुछ आप देख सकते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। यहाँ फर्टिलाइजेशन चर्चा की है, अब इसमें देखो डबल फर्टिलाइजेशन, तो स्पर्म पोलन ट्यूब, ट्यूब न्यूक्लियस, तो इसमें क्या होगा, डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, वन स्पर्म फर्टिलाइजेशन, वन स्पर्म फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इससे में क्या होगा, दो फर्टिलाइजेशन, यानी दो ओवम दो स्पर्म से आके मिलेंगे। ठीक है, यहाँ थ्री एंटीपोडल सेल। ठीक है, एक जाइगोट किस तरीके से डायग्राम में आप समझ सकते हैं। ठीक है, लास्ट में हमारा क्या है, डीएनए, डीएनए का डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये क्या है, जीन है, जीन है। अब इसका जो है हम लोग आनुवंशिकता पढ़ेंगे, इसका पढ़ेंगे आनुवंशिकता, जो आपका नया चैप्टर वो है लास्ट बायोलॉजी का आनुवंशिकता, उसमें हम हेरेडिटी में पढ़ेंगे, हेरेडिटी। ठीक है, हेरेडिटी में पढ़ेंगे। ठीक है, पोटेंस। अब ये क्या है, क्रोमोसोम, क्या है, क्रोमोसोम। ठीक है, डीएनए एंड प्रोटीन आर मल्टीपल फोल्डेड, तो इसका हम चर्चा इसमें करेंगे। ठीक है, अगले चैप्टर आनुवंशिकता हेरेडिटी में हम लोग चर्चा करें आनुवंशिकता। तो नए वीडियो के लिए इंतजार करिए। आज के लिए इतना ही। आज जो आपने पढ़ा है, आपने यहाँ देख सकते हैं, ये सारी चीजें हमने आज यहाँ पर कवर किए हैं, ये सारी चीजें हमने यहाँ पर आज हमने कवर की है। जो थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, जो थोड़ा हिंदी में बताने पर अजीब लगता है, उससे हमने अंग्रेजी में बताया है, उसको हमने एआई के द्वारा सर्च करके अंग्रेजी में बताया है, उसके लिए थोड़ा वीडियो लॉन्ग हो गया है। और ये सब आपने जीव जनन कैसे करते हैं आज ये हमने कंप्लीट किया। इसकी सारी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल पे आप जाके इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए, और साथ ही बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते रहे, बोर्ड परीक्षा की। तो बोर्ड परीक्षा के लिए हमने जो साइंस रिवीजन करा रहे हैं, इसको अच्छे से पढ़िए। आज का वीडियो थोड़ा लंबा गया है, लेंथ इसका टाइमिंग अधिक हो चुका है, तो इसे समझ के पढ़िएगा। इसका पीडीएफ प्राप्त करने के टेलीग्राम चैनल पे जाइए, टेलीग्राम चैनल इसी नाम से टेलीग्राम चैनल भी है आपके, इसी नाम से सुनसान क्लास, इसको विदाउट स्पेस करके लिखेंगे तो आपका चैनल टेलीग्राम है, वहां इसका पीडीएफ मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।